हाँ जी, तो भाई ये सवाल दिया था कल मैंने पहला रिपोर्ट का, क्या ये हो गया? ओके जी। अच्छा, फाइक यहाँ पे कह रहे हैं हमारे भाई कि सर ये चेक नहीं हुआ था, तो फाइक मैं आपको इस ये ले रहा हूँ आपको वॉइस पे, जल्दी आ जाओ इधर से, ज़रा मुझे बताओ। मैंने अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट की आपको, प्लीज़ आप ज़रा ये अनम्यूट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। फाइक भाई प्लीज़। जानी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? वालेकुम सलाम। जानी बताओ इसमें तुमने क्या लिखा? पहले मैं रीड कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना, सही है, रुकना। मैंने कहा कि ऊपर वाली सिचुएशन को इवेल्युएट करो। इवेल्युएट करने का मतलब ये है कि ऊपर वाली सिचुएशन से मवाद उठाओ और डिस्कस करो कि इसमें मसला क्या है। मैंने कहा था ना, पिक सिचुएशन फ्रॉम द क्वेश्चन और बताओ उसके ऊपर कि उसमें मसला क्या है। देखो ये रहा अभी आपके सामने, इवेल्युएट के वेदर सिचुएशन में कोई गलती है या नहीं, और फिर दो अपना कंक्लूजन। सिचुएशन उठाई और फिर सिचुएशन को बयान किया। इवेल्यूशन का मतलब है सिचुएशन को बयान करना अपने अल्फाजों में। उठाना सिचुएशन से ही है और फिर बताना है क्या इस बयान करने के बाद क्या इसमें कोई गलती है या नहीं है, और अगर गलती है तो बताओ उस पर ओपिनियन क्या दोगे, मॉडिफाइड या बस। ये 2 बातें सीखी हमने, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। तो फाइक मैं वापस आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ इस सवाल के अंदर आपने क्या किया। सर प्रॉपर ड्राफ्टिंग बता दूं आप? प्रॉपर ड्राफ्टिंग बताओ। Since the Champa State Private Limited has changed its accounting policy to cost model for properties owned by the company, सही है। as far we know, under IS 8, accounting policy changes in accounting estimate only allow when standard allows, and as per IS 40, the changing policy from fair value to cost model is not normally allowed. Therefore, the changing policy only allowed at initial stage whether to choose fair value model or cost model. And after that, we are not allowed to change once we choose the model at initial stage. So the explanation of this code doesn't make any sense and seems that he doesn't have knowledge about IS 8 and IS 40. अच्छा आप देखो, तुमने बाकी 1 मिनट रुकना, तुमने बाकी सब सही लिखा कि भाई क्योंकि हम जब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हैं तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आपको अलाउड तब होती है जब वो मोर रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ जाए। IS 40 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि आप फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे नहीं जा सकते, बट कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आ सकते हो, क्योंकि वो रिजल्ट होता है मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन में, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इस केस में जो CFO का कहना है वो गलत है, क्योंकि IS 8 और IS 40 दोनों मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते। अच्छा, तुमने जो सब सही लिखा, इसमें जो तुमने गलती की है वो लिखी हुई है कि तुम ये कह रहे हो CFO को जलील कर रहे हो कि लगता है कि उसको नॉलेज नहीं है, सेंसलेस बातें कर रहा है। ये नहीं, आप अपना मौक़िफ़ बताओ कि IS 8 और IS 40 इस चीज को अलाउ नहीं करता। आगे क्या लिखा पे तुमने? The argument point of Tanya is correct. Therefore, it is a mistake because it is not a correct method as per accounting standards. And Mr. Kriptai shall express modified opinion and shall explain the nature of modified opinion in basis of modified opinion. चलो वो बेसिस वाले तो अभी हमने सीखा नहीं है, बट ये सही है कि आपने इसने क्या कहा कि कौन सा ओपिनियन आएगा, मॉडिफाइड। अच्छा, कोई तुम में से यहाँ पे बैठा हुआ जिसने अनमॉडिफाइड लिखा हो? पहले लिखा था और फिर बाद में सही कैसे किया? चेक होने के बाद? हाँ, तो पोस्ट करने लगा तो देख लेना, देखना नहीं है ऐसे। अच्छा, पहले जल्दी से बता दो सारे बच्चे, अल्लाह की कसम है तुम्हें कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो बैठे हुए, तुम सबसे पूछ रहा हूँ जिसने यहाँ पे लिखा था कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। मैंने खुद इतने चेक किए हैं, 1 2 अनमॉडिफाइड। हाँ भाई, बाकी सही लिखा था, मॉडिफाइड लिखा था। हाँ भाई देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, अभी आगे खाली दिमागों से खेलना है और मुझे असेस करना है कि तुम्हारी थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या है। दिस इज़ व्हाट द प्रैक्टिकल अप्रोच इज, कि आपने डिसाइड करना है कि क्या ये यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपने सिचुएशन को इवेल्युएट गलत किया, आप पूरा 1 पेज भर के आ जाओ, आपको उसका 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पेसिफिकली मैंने जब सवाल बनाया था तो मैंने जानबूझ के ऐसी हरकतें रखी इसके अंदर कि उसने रीस्टेटमेंट की हुई है, 3 कॉलम बैलेंस शीट बना दी है, रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट की है, कि देख के लग रहा है कि सब कुछ सही है, जबकि वो जो ये कर रहा है उसको वो फ्रेमवर्क इजाजत ही नहीं देता। वो IFRS के हिसाब से बना रहा है ना,
तो IFRS इस चीज़ की परमिशन ही नहीं देता। तो जब IFRS चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो जो वो करके बैठा हुआ है क्या वो IFRS की खिलाफ वर्जी है, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी है? तो हम ये कहेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बने हुए हैं और इस पर कौन सा ओपिनियन दूंगा? मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। क्लियर है? अच्छा, उसने वो भले ही सारी बातें, क्लाइंट भी आपके पास आएगा, बोलेगा देखो यार हमने री स्टेटमेंट कर दी, हमने सब सही कर दिया। आप बोलोगे भाई री स्टेटमेंट तो तब करेगा ना जब तुझे इजाज़त हो। एक चीज़ की इजाज़त ही नहीं है तो आप ये कर भी, यूजुअली होता ही है कि ऐसी हरकतें, पता है हमारे क्लाइंट आया था हमारे पास कि मैं ये करने लगा हूँ, उसने शौक से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे रखा हुआ था। हुआ ये कि जिस इलाके में उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वहाँ पे मतलब हालात ख़राब होते हैं, चोरी चिकारी ज़्यादा होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती जा रही थी, तो ऑल टुगेदर उसमें फेयर वैल्यू लॉस आने लगा था, बार बार अगेन, तो वो परेशान हो गया था। आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू गेन लॉस दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। उसने कहा कि भाई हम इसको कॉस्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं, ये लो रीस्टेटेड अकाउंट्स, कि शुरू से ही कॉस्ट पे होता तो कैसा दिखता। मैंने कहा कैसा वैसा क्या दिखता है, हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इजाज़त ही, आप ये करो तब जब आपको क्या हो, इजाज़त हो। क्लियर है? एक सवाल आयशा कह रही है सर FAR 1 का पेपर अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ्स पहले दिया था, स्टैंडर्ड्स बहुत अप्रोप्रिएट याद नहीं, अब सारे रिवाइज करने चाहिए? नहीं, मैं इतने सवालात दूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कि आपको याद हो ही जाएगा। तो आपको FAR 1 वापस से रिवाइज करने की नीड नहीं है, जितना मैं जलील करूंगा उसमें सब रिवाइज हो जाएगा, वो मेरा काम है, आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, आप जस्ट फ्लो के साथ चलो, दैट्स इट। क्लियर है? एक जेन्युइन क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे कौन सा मजाक कर रहा हूँ, पूछो जल्दी से। हमें सारे IFRS याद करने पड़ेंगे। देखो याद हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं याद करा ही दूंगा, वो बेफिक्र रहें आप। संजरा पूछें, अच्छा आई रिमेंबर संजरा सेड समथिंग इन द ग्रुप, सवाल के रिलेटेड कुछ कह रही थी, ये मुझे कुछ याद कराएगा कोई, क्या कह रही थी ये, कुछ कह रही थी ये। संजरा आप क्या कह रही थी, जल्दी बताओ। कोई तो कुछ तो कहा था इसने जिस पे मैंने फिर बात शुरू की थी। छुट्टी का कह रही थी, लेबर डे। फिर मैंने कहा इसको सवाल कर लिया, नहीं यार सवाल के रिलेटेड भी उसने कुछ कहा था यार, नहीं लेबर डे की अलग कहानी थी, सवाल के रिलेटेड भी लेवल अप हो गया था शायद, ऐसा कुछ था। अब सारे लेवल ठिकाने आ गए सब। अच्छा सर क्या मेरा ये आंसर ठीक है? कौन सा आंसर भाई, मैं तेरे दिमाग में थोड़ी ना बैठा हूँ, लिखेगा तो पता लगेगा ना। अच्छा ये सुनना भाई, ISA discourages the change of accounting policy from the fair value to cost model. सही है, can only change if the policy if only provides more relevant and reliable information and view of financial statements. Further change in accounting policy from fair value to cost model in IAS 40 is applied prospectively. यहाँ भंड मार दिया, देखो देखो ये होता है लिखने का भंड। उन्होंने क्या लिखा, further change in accounting policy from fair value to cost model in IAS 40 is applied prospectively. ये कौन सा स्टैंडर्ड है भाई, खुद लिख रही है। हम बोलते हैं हमारे पास है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे तनवीर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। किसने एक्सेप्शन? हाँ माय ब्रदर, एक्सेप्शन पॉलिसी चेंज करने की नहीं है, एक्सेप्शन ये है कि वो लास्ट मेजर्ड फेयर वैल्यू पे रहेगा। रहेगा किस पे? FAFR, FAR 1, FAR 2, ऑडिट, सारे बताता हूँ मैं, ऐसा ही है ना, सारे बताता हूँ, FAFR भी पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें। देखो याद रखो। किसको? इसको, तनवीर को? नहीं तो ये मुझसे पूछ रहा है ना, ये बोल रहा है फर्दर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम फेयर वैल्यू टू कॉस्ट मॉडल इन IAS 40 is applied prospectively, which is exception. No, this is not a change in policy. You will still be at fair value. You will still be at fair value. रहोगे फेयर वैल्यू में, पॉलिसी चेंज। वो क्या कह रहा है, मैं पिछले अकाउंट्स को रीस्टेट कर रहा हूं, फिर डेप्रिसिएशन बुक करेगा उसमें। अबे कॉस्ट मॉडल का मतलब क्या है कि सारे गेन्स रिवर्स करेगा पिछले सालों के और क्या बुक करना शुरू करेगा। ये तो अलाउड ही नहीं है।
अगर वो जो एक्सेप्शन है ना, दिस इज नॉट एक्सेप्शन टू चेंज द पॉलिसी, this is exception just because of the fact due to any reason you will not able to find the fair value of that specific investment property. कैसी थी इंग्लिश बाप ना एकदम? सुनो अब आगे सुनो. Policy can't be applied with sufficient reliability. So Champa Estate Private Limited accounting adjustment leads to misstatement due to misapplication of accounting policy. Impact if misstatement is material. देखो पहले तो बात ये कि मैंने मटेरियल वगैरह कोई चीज़ सिखाई नहीं है, आपने सिर्फ ये बताना था कि क्या इसमें मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा या अनमॉडिफाइड जाएगा. क्लियर है? तो देखो उसने कॉन्सेप्ट तो पिक कर लिया कि बाकी चीज़ गलत है, पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन तो फजूल में दी है वो ज़रूरी नहीं थी. क्लियर है? अच्छा भाई एक और सवाल आया. तो फैल कह रहे हैं द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द सिचुएशन इज IAS 8 which permits a change in accounting policy only if it is required by new IFRS or if it results in more reliable and relevant information. Under IAS 40, the choice between the fair value and the cost model is one-time choice made at the initial recognition. Once the chosen are changed in the only if allowed, if leads to more relevant and reliable information. Okay, and must be applied retrospectively. In this case, the policy is incorrect because changing from fair value to cost model will not result in the more reliable relevant information. वो सही कह रहा है कि ये जो मैं चेंज करूंगा ये more reliable और relevant information में convert नहीं होगा, तो as a result ये allowed नहीं है. तो जो ऑडिटर है यहाँ पे सानिया का व्यू है वो क्या है? सही है. तो हमें कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. अच्छा भाई एज पर IAS 40 लिखेंगे ना सर या एज पर IAS 8? देखो IAS 40 IAS 8 दोनों की बात है ना इसमें. IAS 8 कहता है अलाउड कब है? जब मोर रिलायबल और IAS 40 भी यही कह रहा है. तो आपने दोनों का रेफरेंस दिया तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है. क्लियर है भाई बच्चों? जल्दी बता दो सारे बच्चे. सर ये सिंपल लिख दिया कि एज पर IAS 40 ये अलाउड नहीं है. नहीं तो देखो एज पर IAS 40 लिख देना सिर्फ ये काफ़ी नहीं है ना. आप ये बोलोगे कि एज पर IAS 40 द चेंज इज ओनली अलाउड व्हेन इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल एंड, और उसमें टेंशन वाली बात नहीं है यार. पहले तो पिक करना सीखना है फिर लिखना सीखना है. हम पिक भी करेंगे लिखेंगे भी, तो आगे जाके जब ऐसे सवालात और आएंगे तो उस पर हाथ सेट हो जाएगा. जी यानी लिखो बताओ. ये आखिर में तुमने जुमला लिखा ना वो समझ नहीं आया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड बी कैरीड एट फेयर वैल्यू फॉर रिलायबिलिटी. अच्छा आखिर में आपको ये बयान करने की जरूरत नहीं ना, जब आपने ऊपर सब कह दिया तो आप ये डुप्लीकेशन कर रहे हो. आपने ऊपर बता दिया कि भाई स्टैंडर्ड मना करता है क्योंकि मोर रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो एज अ रिजल्ट ये IFRS के हिसाब से अलाउड नहीं है. इसीलिए हम कौन सा ओपिनियन देंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन. जी IAS 40 जी. नहीं आपने ये गलत लिख दिया ना. आप बोल लो IAS 8 अलाउ करेगा अगर वो मोर रिलायबल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में जाए, जबकि फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे तो रिलायबल और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती. तो ये शुरुआत ही फारिग हो गई. सही है? सेट है? क्योंकि वो खुद भी कहता है, आपने बोला हुआ है FAR 1 तो खुद भी कहता है ना कि अलाउड ही नहीं है. कोई मसला नहीं, अभी हम कह रहे हैं ना कोई मसला थोड़ी ना, अभी तो रिवाइज हो जाएगा. ये तो पहला धचका है, आगे आगे तो अभी चलेंगी ना चीज़ें. खैर ये जो प्रीवियस लेक्चर ले रहे थे साथ साथ वो जो होमवर्क क्वेश्चन SB पर सॉल्व कर सकते हैं, चेक होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे. अच्छा अब पहले बता दो मेरे बच्चों, अगेन अब हम सर ये करते हैं ना, ये सारे आंसर्स आप पोस्ट भी कर रहे हैं, आपके चेक भी हो रहे हैं, नहीं भी होते वो वापस भी हो जाएंगे, मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. पहले बताओ गेम समझ आ गई? प्लानर शेयर कर दिया था बिल्कुल, वो सॉले ने वो लगा भी दिया ड्राइव पे. पहले बताओ सारे बच्चों में सबसे मुखातिब वो गेम समझ आ गई ये वाली? क्लियर है? आगे ऐसे ही चीज़ें आती रहेंगी. अब ऐसा लगेगा तुम्हें आगे जाके कि यार इसमें लग तो गलत रहा है बट है सही, बस सही लग रहा होगा
गलत। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी कहाँ तक जाती है और हमें उससे ही खेलना है। सही है, चलें अब हम अगर हल्का सा रिवीजन करें। सो सर जो भी सिचुएशन होगी दी है, ऑडिट एविडेंस है या राइट, इस पे ओपिनियन देना है राइट। अबे क्या कह रहा है सर, जो भी सिचुएशन दी है ऑडिट एविडेंस है या राइट, इस पे ओपिनियन देना है राइट, ये पूछ रहा है। मेरे को भी नहीं समझ आया। वो कह रहा है जो भी सिचुएशन दी हुई है ये ऑडिट एविडेंस है। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं जो भी सिचुएशन दी हुई है वो ऑडिट के बाद है। अब आपको सब पता लग चुका है, अब आपने इस बुनियाद पे बताना है कि क्या मैं ओपिनियन मॉडिफाइड दूं या, सिंपल सी बात है। मैंने जो ये बेवकूफ़ी वाली बातें की थी पहली क्लास में आके, वो इसलिए तो नहीं की थी ना, मैंने आपको पूरा रिवाइज करवाया। रिस्क है, रिस्क पे रिस्क आइडेंटिफाई किए, फिर क्या किया, काम किया, काम के बाद क्या मिला, एविडेंस। जो एविडेंस मिला उस पर क्या दूंगा, रिपोर्ट, और रिपोर्ट दूंगा मॉडिफाइड या। तो ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। बोल रहा ये जो दिया हुआ ये एविडेंस है, भाई ये दिया हुआ ये फैक्ट है, उस फैक्ट में क्या है, एविडेंस। उसी बुनियाद पे देख रहे हो कि क्या मुझे मॉडिफाइड रिपोर्ट देनी चाहिए या ओपिनियन मॉडिफाइड देना चाहिए अनमॉडिफाइड, बस ये बात है। फिर पूछ रहा है राइट राइट राइट, इधर जी। अकाउंटिंग नहीं चेक होती है, सबूत चेक होता है कि आपको जो मिला और जो मैनेजमेंट दावा कर रही है क्या वो अलाउड है या नहीं है। क्लियर है भाई? मुझे बताओ अकाउंट्स किस पे बनते हैं, IFRS पे, तो वही चेक करोगे ना। तो वही चीजें चेक करनी है एक एक करके, वो एक साथ आएंगी अब सारी। सही है सर, आप तो ऑडिट करते हुए गलत चीज ठीक करवाते हैं तो फिर ओपिनियन देना है, जैसे आप बोलें रिवर्स कर दो उसको। अच्छा भाई, एक तो ये लिखते कैसे हैं पता नहीं, पर वो मिक्स करके लिख देते हैं क्योंकि उसको पता है एक बाप ही है जो औलाद की फीलिंग समझ सकता है। हम समझ गए। इसके बाद बोले सर जब आप ऑडिट करते हैं आप इतनी गलतियां निकालते हैं तो क्लाइंट उसको क्या कर देता है, सही कर देता है। ऐसा है? हम जो सिचुएशन आपको दे रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि क्लाइंट सही, तो आप बताओ कि आप क्या करोगे। हम सवाल में ये लिख के आ जाए ये गलती तो है पर मैं अज्यूम कर रहा हूं उसने सही कर लिया होगा, तो ऐसे तो हर कोई लिख के आएगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि आप सब सोचेंगे कि सर आकाश ने ऑडिट किया था और उसने सही कर लिया होगा, तो हम ओपिनियन कौन सा देंगे, अनमॉडिफाइड। ऐसा नहीं है ना, हमारे पास भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम पहले उसके मुंह पे रिपोर्ट मारते हैं मॉडिफाइड वाली, फिर वो बन जाता है इंसान का बच्चा, फिर बोलता है अब हम सही करके आ गए। जब सही करके आते हैं तो फिर हम वापस से चेक करते हैं, और अगर सही होता है तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं। तो उसको डराने के लिए पहले कौन सा ओपिनियन उसके मुंह पे मारना होगा। अच्छा, तो जब कोई बंदा ऊपर हेडिंग देखेगा मॉडिफाइड ओपिनियन की तो क्या उसको समझ आ जाएगा कोई मसला है? पाकिस्तान में कहीं पे भी स्टैंडर्डाइज है, ये तो सिखा रहे हैं, पर पहले पहचानो तो सही। अब यहां पे 1000 चोरंगियां ये लिख के बैठी हुई थी कि सर अनमॉडिफाइड, यानी आप ये सोचो कि मार्केट में आपके नाम की रिपोर्ट घूम रही है जिस पे क्या लिखा हुआ है, दुनिया को लगेगा कि यहां पे अकाउंटिंग बिल्कुल, जबकि क्योंकि वो तो रिलायबल ही, क्यों रिलायबल नहीं है, क्योंकि IFRS के हिसाब से मोर रिलायबल तो कौन सी वैल्यू थी, फेयर वैल्यू। ये किस पे लेके जा रहे हैं भाई? तो ये फर्क है ना, इस फर्क के लिए पहचानने के लिए किसको हायर किया जाता है, ऑडिटर को। वही बात कर रही है। क्लियर है? इसको जरा रिस्क से भी कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको, प्लीज सुनना। अच्छा मेरे बच्चों, आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करो। सज्जाद, वैसे देखो अब हमने एक थीम डिस्कस कर ली ना, सही है, मैंने एक एक चेक कर लिया, टीम भी लगाई हुई है, फिर हम एक पैटर्न बनाते हैं कि भाई इस पे क्या करना था। अगर यूं कर लेते हैं, आज के उसूल भी बनाते हैं। मैंने एक बार रीड किया, 5 से 10 सवाल आपके सुन लिए, रीड किया, हमने डिस्कशन कर ली। अगर उसी पैरामीटर पे आपने सेम चीज लिखी हुई है ना, तो आप समझ लो कि आपने बिल्कुल सही किया। उसके अलावा कुछ लिखा हुआ है तो वो इररेलेवेंट है। क्लियर है? तो ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना इसके ऊपर, वरना तो ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी चेक ही करता रहूंगा सिर्फ। क्लियर है? तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई सही है, ये है, ये हमने देख लिया, ये बातें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये रहा इसका सोल्यूशन भाई। अच्छा, आपने ऐसे नहीं लिखना, मैंने तो ऐसे इसलिए किया है ताकि मैं आपको ब्रेक करके बता दूं मैंने कौन कौन सी चीजें एड्रेस की हैं। पूरा पैराग्राफ में लिखोगे आप, पूरा पैराग्राफ में लिखोगे। मैं आज भी कह रहा हूं
पूरा पैराग्राफ में लिखोगे। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेक किया है। आओ रीड करता हूं। आई सेड अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज गवर्न्स दिस अकाउंटिंग पॉलिसी। आप नहीं भी लिखते ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिचुएशन उठाओ और बोलो एज पर आई सेड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तब अलाउड है व्हेन इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बस ये लिख के आगे बढ़ जाओ। जी जानी, क्योंकि अगर आप किसी को बता रहे हो कि कोई मैंने गलती पकड़ी है, ओपिनियन मॉडिफाई किया है, तो एजीएम में तुम्हें शेयर होल्डर बोलेगा आउट, मेरे को पता क्या गलती है। तुम बोलोगे कि रिलायबल और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? आइए सेट हो जाएगा ना जानी, हो जाएगा, बता रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। मैं जब कमिटमेंट दे दी तो दे दी, हर आईएएस याद हो जाएगा। अभी जलालत के पैमाने बाकी हैं, सब सही हो जाएगा, तो बेफिक्र रहे। अभी आगे गए नहीं हम, अभी आगे जाएंगे तो पता लगेगा कि रिपोर्ट में क्या क्या। अभी तो हमने कितनी हाई लेवल बात की है, मॉडिफाइड या मैंने आपको ये सिखाया रिपोर्ट में ये पैरा कैसे लिखूंगा। मैंने आपको ये तो सिखाया ही नहीं है कि रिपोर्ट में इसको बयान। मैं तो आप कह रहा हूं रिपोर्ट में ओपिनियन किस टाइप का जाएगा, मॉडिफाइड। क्या मैंने आपको मॉडिफाइड ओपिनियन लिखना सिखाया, या उस मॉडिफाइड ओपिनियन की वजह ढूंढ रहे हैं अभी? बस ये बात याद रखनी है, ये मॉडिफाइड ओपिनियन की क्या है, वजह है। अब इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा वो एक अलग मामला है। क्लियर है? यानी एग्जामिनर आपको जो है सवाल देगा, बोलेगा इवैल्यूएट करो ऊपर वाली सिचुएशन और मुझे बताओ कि मैं ओपिनियन मॉडिफाइड दूंगा या। वो आपको ये नहीं कह रहा रिपोर्ट लिख के दे दो, पर पहले बताओ कि ओपिनियन क्या होगा, मॉडिफाइड या। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट में फ्री होता है, वो बोलता है जो तुमने डिसाइड किया अगले 8 नंबर के लिए लिख के बताओ कि इसी चीज को रिपोर्ट में कैसे लिखोगे। अगर तुमने वहां डिसाइड किया गलत तो अगले 8 मार्क्स भी पूरे 15 नंबर फारिग। गेम समझ आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ही तो इशू है ऑडिट का। आप दोस्त से निकले बाहर, आपका दोस्त भी आपके जैसा, अबे तूने भी अनमॉडिफाइड, मैंने भी अनमॉडिफाइड, थैंक यू। 100 नंबर का पेपर करके मैं 15 नंबर, तो मेरे दोस्त ने भी सेम किया था। अबे तो वो भी तो तेरे जैसा ही था, वो भी अनमॉडिफाइड, तुम भी तीसरा बंदा बैठा हुआ है मैं मॉडिफाइड, तो उसके नंबर भी आ गए, अगले के भी आ गए। अच्छा एक जगह तो सेव होना है ना, तो पहले मैं किस पे काम करवा रहा हूं, डिसाइड करने पे, मॉडिफाइड। फिर सीखेंगे क्या, लिखना कैसे। अच्छा लिखना कैसे, रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ये लिखना तो सिखा रहा हूं मैं कि आपने कंक्लूड कैसे करना है, उसको लिखना सिखा रहा हूं। फिर बोलूंगा कंक्लूड कर लिया, अब इसको कैसे रिपोर्ट में डालना है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट। क्लियर है भाई? पक्का? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे सिर्फ एक बात बता दो, लाइन समझ आ रही है बीच में? एक चीज है ये देखना कि मैं रिपोर्ट मॉडिफाइड दूंगा या, पहले उस पर जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, और जब वो डिसाइड कर लिया फिर उसको रिपोर्ट में लिखना सीखेंगे। तो कितने स्टेप्स हो गए? तीसरा स्टेप सबसे खतरनाक, सिचुएशन देगा और रिपोर्ट देगा, बोलेगा इस सिचुएशन में देखो ये रिपोर्ट में चीजें लिखी हुई हैं, सही हैं या नहीं है। फिर सोचना वहीं से शुरू करना होगा कि मॉडिफाइड बनता था या, तो अगर मॉडिफाइड बनता था तो मॉडिफाइड वाले अल्फाज लिखे हुए हैं, अगर अनमॉडिफाइड बनता था तो अनमॉडिफाइड वाले अल्फाज लिखे हुए, अनमॉडिफाइड में भी क्या सही लिखे हुए या। तो ये पूरा एक गेम है, एक एक करके अभी हम एंटर हो जाएंगे इसमें। सही है? सिचुएशंस याद होनी चाहिए। पहले क्या सीख रहे हैं, मॉडिफाइड, डिसाइडिंग द टाइप ऑफ ओपिनियन, क्या बोला मैंने, एंड देन यू विल सी हाउ टू राइट द डिसाइडेड ओपिनियन। कितनी बातें? पहला डिसाइडिंग द टाइप ऑफ ओपिनियन, एंड सेकेंडली हाउ टू राइट द डिसाइडेड टाइप ऑफ ओपिनियन। इन दोनों को मिला के नंबर आएंगे। डन है? चलें जी, ओके। मेरा पेपर भी ड्राफ्टिंग इशू से रहा, कल रिपोर्ट का सर ने बताया तो उसी के मुताबिक ड्राफ्ट किया, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब मैं जब बताता रहूंगा तो उसी के हिसाब से चलते रहेंगे ना। जी जानी, क्या कंक्लूजन पहले नहीं, देखो आपको जो मैं सिखा रहा हूं आपने वही करना है ना, सिचुएशन को इवैल्यूएट करना है, बताना है उसके अंदर कोई गलती है या क्यों है ये बताना है, और फिर आखिर में क्या करना है, कंक्लूजन। क्लियर है? सीक्वेंस है ना, हर किसी का मामला सेम होना चाहिए। सही है?
ओके, डिसीजन बिल्कुल सही है, आगे ओके। अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज परमिटेड ओनली इफ दे रिक्वायर्ड बाय न्यू IFRS और रिजल्ट इन मोर रिलायबल एंड changing from fair value to cost model in the IAS 40 is not normally allowed, as IAS 40 allows one time choice between the fair value or the cost. Initial recognition पे बोलता है ना वो, तो या तो इधर मर जाओ या तो उधर। अच्छा, once chosen change is allowed only if it results in more relevant and, अच्छा आप अपने लेवल पे तो सीधी जबान में लिखो यार, as per IAS 40 this is a one time choice and the change is allowed only when it will result into more reliable and the contention of CFO that they have restated the accounts is not valid because it is not allowed as per IFRS because it is not resulting in relevant and as a result the Sania's contention is correct and the auditor will issue क्या साइड में हो गए, गेम समझ आई? सवाल से उठाया, सिचुएशन को इवैल्यूएट किया, अपना मौक़िफ़ बताया, ओपिनियन, डन, क्लियर है? सीखेंगे आगे और हाथ सेट हो जाएगा। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? संजय साहब का पूछ के फायदा ही कि आपने तो गलत किया था। भाई ये कह रही हैं सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, क्या इनका पूछना बनता है? बनता है ना, हाँ कि बना क्या कर रहे हो, मतलब वो देखना चाह रही है 100 में से कितने गए। सही है क्या? तो भाई ये अगर ऐसा रिपोर्ट का सवाल आता है तो वो 10 नंबर का आता है, तो 10 नंबर के लिए इवैल्यूएशन है। तो सोचो अगर 10 नंबर की इवैल्यूएशन सही हो जाए तो फ्री के नंबर हैं, कुछ याद करने की भी नीड नहीं है, सिर्फ सोचना है, वो सोच की कैपेबिलिटी को इन्हांस करना है। सर आइडिया सेम था मेरा, बस शॉर्ट में लिखा था। हाँ पर देखो जितना मैंने भी तो अभी शॉर्ट में आपको बताया ना अल्फाज, वही लिखते, नंबर पूरे आने थे। आगे, द CFO इज इनकरेक्ट गोइंग फ्रॉम द फेयर वैल्यू, मैंने ये भी बात की। द कंटेंट मैंने को कितना समराइज किया था, द बेसिस ऑफ CFO इज इनकरेक्ट एज गोइंग फ्रॉम द फेयर वैल्यू मॉडल टू कॉस्ट मॉडल विल नॉट टर्न इनटू मोर रिलायबल, सो द सानियास कंटेंशन यानी उसका जो मौक़िफ़ है वो क्या है, सही है, एंड द ऑडिटर विल गिव, खत्म कहानी। ये तो सिर्फ ब्रेक करके तुम्हें समझाने के लिए, क्लियर है? आगे, इफ इट इज नॉट करेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड विल रिजल्ट इन अ, मैंने आपको ये भी सिखाया था कल कि आपने पहले देखना कि मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। आगे, द ऑडिटर विल गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, वो भी सीखेंगे कहाँ एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर है? पक्की बात है? ओके जल्दी बताओ आगे सारे बच्चे। सर रेट्रोस्पेक्टिव कैसे होगा? अच्छा भाई सुनो भाई, तनवीर भाई, सर रेट्रोस्पेक्टिव कैसे होगा? IAS 40 में रेट्रोस्पेक्टिवली नॉर्मल पॉसिबल नहीं होता, डेटा रिलायबल नहीं मिलता रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट के लिए है। तनवीर माइक पे आ, सबको बता क्या दिमाग में चल रहा है, अभी सबकी अकाउंटिंग भी सही करता हूं। तनवीर भाई प्लीज इफ यू कैन ओपन अप योर माइक, कसम है तुम्हें। तनवीर भाई प्लीज, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज माइक खोलें, जो आप ये बम फेंक के गए यहाँ पे। तनवीर तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, खोलो माइक। तनवीर भाई माइक खोल ले यार। तनवीर भाई ने सुसाइड कर ली बोल रहे हैं। चलो भाई इसको वैसे ही वर्बली देते हैं जवाब। वो बोल रहा है सर रेट्रोस्पेक्टिव कैसे? IAS 40 में रेट्रोस्पेक्टिव नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। ओ भाई इतना आसान है, मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल है, फेयर वैल्यू पे तो ऑलरेडी है, फेयर वैल्यू रिवर्स करूंगा, डेप्रिसिएशन बुक, कैसे पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल वहां नहीं होता जब आप होते कॉस्ट पे हो, जा कहां रहे होते हो? यहां पे ये है या उलट है? अबे वो चर्सी वो पीपी में होता है कि पीपी में अगर कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे जाते हो तो आपके पास पीछे का डेटा अवेलेबल नहीं होता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पीछे का डेटा अवेलेबल होता है क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे होते हुए भी तुम्हें डिस्क्लोज करनी होती है फेयर वैल्यू। याद आया कुछ? सब याद आ जाएगा। मैं कह रहा हूं तो टाइम देना है। सही है भाई? ये सारी अकाउंटिंग की जो गन खुराब आते हैं ना सब सही करूंगा, रिजल्ट लगा के पास हो भी गए हो ना, सब सही हो जाएगा। सही है भाई? अच्छा पहले मुझे बता दो भाई, ये मेरी बात समझ आ गई हाँ या नहीं? तो वो उसका कंटेंशन क्या था? सर रेट्रोस्पेक्टिव तो यूजुअली अलाउ ही नहीं होता। तुमने किसी भी टीचर की बात सुनी तो आधी सुनी, अबे वो पीपी में होता है,
क्योंकि पीपी अगर कॉस्ट मॉडल पे होता है तो मैं उसकी फेयर वैल्यू कहीं डिस्क्लोज ना मुझे पता होता है उस वक्त उसकी फेयर वैल्यू क्या चल रही होती है, क्योंकि मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चाहे मैं किस मॉडल पे हूं, मैं हमेशा अपनी फेयर वैल्यू को डिस्क्लोज करता हूं। तो अगर मैंने कभी चेंज भी करनी चाहिए पॉलिसी फ्रॉम कॉस्ट टू, तो आई हैव दोस फेयर वैल्यूज, दोज आर रिलायबल, एक्सपर्ट ने बताई हुई है, मैं ऑल टुगेदर फेयर वैल्यू पे जा सकता हूं, क्योंकि इट विल टर्न इनटू मोर रिलायबल एंड। पर यहां पे कहानी वो है या उलट है? क्लियर है भाई? अब आई थिंक FAR 1 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज हो गया है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन सिखाना रह गई है। सही है, वो आती है ना आगे। नोमी भाई कह रहे हैं सर आप मुझसे नाराज हैं। भाई क्यों नाराज हूंगा यार, IAS 38 पर भी प्रोस्पेक्टिव, हाँ जी जी बेटा IAS 38 पे भी प्रोस्पेक्टिव, सर FAR 1 दोबारा पास करना पड़ेगा। ओके अच्छा भाई क्यों नाराज हूँ भाई, बोल ना यार बोल। नोमी भाई लिख यार, यहाँ पे रुक एक मिनट, तेरे को माइक पे लेता हूँ, जल्दी कर पे आगे चलना है। नोमी भाई जल्दी यार, नोमी भाई वो तो शार्ट ही हो गया बोल के। नोमी भाई अब जब आ गया नुमान, नोमी नुमान नाम है ना तुम्हारा? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जानी पूछो क्या पूछना है, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। सर आपसे मैं सर 4 अटेम्प्ट से पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो आपकी इतना बड़ा फैन हूँ सर। आई लव यू यार, तू पूछ क्या मसला है बता। सर मैंने पहली दफ़ा जिंदगी में कमेंट किया सर, आपने मेरा चेक किया। अरे यार सॉरी यार, तू अब यहाँ पे पोस्ट कर, मैं चेक कर देता हूँ बस। सर मैं पिछली दफ़ा भी सर ड्राफ्टिंग वजह से रह गया था, आपकी पढ़ा था। सही है। ड्राफ्टिंग लिखी तो मेरे नंबर काफ़ी ज़्यादा आ गए थे, फिर मैं तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। नहीं ज़्यादा नंबर नहीं आने चाहिए, पास होने चाहिए भाई, नंबर नहीं चाहिए। तू भेज, सही है। सर आपकी कंसेप्ट की वजह से सर इतनी दूर चला गया, नहीं तो मेरी ड्राफ्टिंग तो बिल्कुल नहीं अच्छी थी। नहीं कोई मसला नहीं जानी, इस बार ड्राफ्टिंग भी अच्छी करेंगे, कॉन्सेप्ट है अपनी जगह है। फिर कह रहा हूँ कि हम अभी इसको और प्रैक्टिस करके और अच्छा करेंगे, प्रैक्टिस करते रहो, सही है। अभी करना ये आखिरी है, अगली बार तो सही फाइनल में ऐसे माइक खुलवाई हो, सही है। चल ओके। अच्छा भाई, अच्छा मुझे बताओ, जैसे इस बच्चे ने कहा अभी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट जितने भी अच्छे हों, किसकी वजह से रोका पेपर? बच्चे क्या करते हैं, लिखते नहीं है। कीप ऑन राइटिंग, कीप इट चेक। सोल्यूशन दूंगा ना, एक एक वर्ड को क्या करना है, मैच करना है और सर्कल करना है और काटना है, ताकि पेपर में जाने से पहले अपनी चीजें देख के जाओ कि ये नहीं करना। समझ आ रही है? आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि सिर्फ क्या करते हैं, सवाल को रीड किया, दिमाग में सोचा अच्छा मैं ये लिखता, पर अल्टीमेटली जब तक वो पेपर पे नहीं उतारोगे समझ नहीं आएगा कि लिख क्या रहे हो। पूरा लिखना है, गलत लिखना है, जैसा भी आखिर तक लिखना है, फिर मैच करना है, सही है भाई। हम आधा एक घंटा ड्राफ्टिंग की चेकिंग पे इसलिए लगाते हैं ना कि मैं, अच्छा मुझे बताओ, ये तो दूसरा फेज़ है, पहला फेज़ क्या है, पिक करना। मॉडिफाइड तो वही गलत था, तो आगे तुम कुछ भी अच्छा लिख लो, क्या नंबर मिलेंगे? तो पहले सोचना सही करना है और फिर लिखना। सिर्फ लिखना आता है, सोचना नहीं आता, कोई फ़ायदा है? तो दोनों पक्का कर रहे हैं। चलें सर, मेरा एक पेपर रह गया है, मैं लपेट दूं वॉल्यूम 2 एंड आपकी असाइनमेंट्स हो जाएंगी, पास हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, सब लपेट दे, सब हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा आप पहले बताओ जानी, यहाँ तक क्लियर है, हाँ या नहीं? पक्का? इस सवाल में किसी का कोई कन्फ्यूजन बचा? आपने जो सवाल पूछा मैंने आंसर किया, आपने बोला ये अकाउंटिंग बता दो, फजूल अकाउंटिंग बता दो, मैंने सारी चीज़ें बता दी, आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी सही कर दी है। क्लियर है भाई? चलें ओके, अब हम चलते हैं आगे। ओके भाई, अब हम कह रहे हैं अगर मैं रिपोर्ट के कंटेंट्स को दोहराऊं, तो रिपोर्ट के कंटेंट्स के अंदर आपने कहा सबसे पहले आपने कहा कि टाइटल आएगा, ये किसकी रिपोर्ट है? फिर आपने कहा क्या आएगा? एड्रेसी एज एप्रोप्रिएट, वो आपको हमने इतनी बहस की अगली लास्ट क्लास में कि भाई हम उसी में पूरे हो गए थे। अच्छा भाई सर, आपको कैसे सारे स्टैंडर्ड्स याद हैं? तो भाई मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, यही तो मुझे याद होंगे ना। आप भी जब इंशाल्लाह फॉर्म में आ जाएंगे तो आपको भी याद होंगे। ऑडिटिंग मैंने खुद पढ़ी है, अकाउंटिंग मैंने सर से पढ़ी थी, FAR 1, FAR 2 और FFR। सर मुझे शीशे पे पढ़ाता था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पैसे नहीं होते तो सर को मैं उठा के, मेरे घर के पास ही रहते थे ना, दोनों लिहारी के ही हैं,
तो सर अहमद को मैं शीशे पे ले जाता था, वहाँ पे बैठ के हम पढ़ते, तो फिर मुझे शीशा पीने का इतना शौक था कि मैंने शीशा बार में जॉब कर ली थी, अल्लाह की कसम, पूछना सर से कभी। तो एक एडिक्शन होती है ना शीशे की, तो अब वैसे ही मैं शुद्ध गरीब और शौक ऐसे याशों वाले, तो अब मैंने क्या देखा, जो शीशा बार वाला बंदा है ना, अपने किसी वर्कर को डांट रहा है, बोल रहा है यार तू बोल रहा है इतने कमा लिए, पैसे तो है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला कमाना अलग बात है, पैसा आना, वहाँ से आपके भाई ने कैश फ्लो पढ़ाना शुरू किया। उसको पहली बार कैश फ्लो बना के दिया मैंने, उसने मुझे बोला तू मेरे पास अकाउंटेंट लग जा। किसने बोला? शीशा बार वाले ने। तो जब शीशा बार वाला था अकाउंटेंट लग गया मैं, उसके बाद उसने मुझे क्या बोला, उसने बोला कि हम तुम्हारा शीशा फ्री। मैंने कहा ले भाई, मेरी तो पढ़ाई भी हो गई, शीशा भी हो गया, मैं तो जी इसके ले रहा हूँ। तो सर अहमद को मैंने बोला सर शीशा फ्री, आओ बैठेंगे। सर ने बोला बस डन है जानी, तू मेरे को बस यहाँ पे बैठा, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, शीशा पीते हैं। फिर सामने से बोला 8,000 भी देंगे। मैंने कहा क्या जन्नती आदमी यार। फिर बोला खाना भी फ्री, 2 वक्त की रोटी, 8,000 रुपये का पैसा और शीशा फ्री। हमारी जिंदगी भाई असर हो गई, बच गई। हमने बोला पूरी जिंदगी भी यहाँ मर जाऊँ तो मैं तो खुश हूँ यार। ये है 2014-15 की बात है ये। तो खैर ये सीन था। फिर वहाँ पे हमने काम किया। फिर वहाँ पे जो वहाँ का मालिक था, पहले मैंने उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, वहाँ से आते आते तो फिर टीचिंग में आ गया। फिर मुझे समझ आया यार कम टाइम में ज़्यादा पैसा, नॉलेज के साथ। तो वो कारवा बनता गया निकल गया यहाँ तक। पर खैर एनीवेज, तो मेरी अकाउंटिंग मैंने सर अहमद से पढ़ी, फिर मैं फर्म में आके IFRS डेस्क का पार्ट बन गया। फिर मुझे असल अकाउंटिंग के मतलब और समझ आने लगे। और फिर जाते जाते जब पैसे नहीं थे ऑडिटिंग के, तो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स खुद पढ़े और फिर चलता गया कारवा। खैर दुनिया बहुत बड़ी है, सोचना बड़ा है, सब कुछ हो जाता है। वही ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो वाली कायनात नहीं, पूरी कायनात। सही है। खैर चलो एनीवेज, प्लीज सुनना जानी जल्दी से इधर। अब 2 हो गए थे। अब सबसे पहली बात वो मिलता है, सबसे पहले आपने काम ये करना है, मेन बात बतानी। जैसे तुम वापस थोड़ा सा पर्सनल लूंगा, तुम्हें ICAP का रिजल्ट का मैसेज आता है, ICAP टाइटल, CRN एड्रेसी। सबसे पहले काम की बात करता है स्टेटस, कैप स्टेटस, पास या नंबर। सबसे पहले मतलब वो ओपिनियन दे रहा है, लंबी नहीं कर रहा, काम की बात बता रहा है, खत्म। तो यहां पे भी यही है, टाइटल किसको एड्रेस किया, ओपिनियन। टाइटल किसको एड्रेस किया, और सबसे पहले ओपिनियन। अच्छा अब मैंने कहा तुम्हारे ओपिनियन में जो ICAP की तरफ से आता है उसमें क्या लिखा हुआ होता है, कैफ स्टेटस, पेपर, पास, यही है। यहां पे ओपिनियन की हेडिंग आएगी। अब मेरी बातों पे फोकस करना, ओपिनियन की हेडिंग सिर्फ ओपिनियन तब आएगी जब मैं दूंगा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। नहीं आई बात समझ? ओपिनियन की हेडिंग तब आएगी सिर्फ ओपिनियन की जब मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा। क्योंकि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, नॉर्मल ओपिनियन होगा, तुम्हारी भी होती है, पास होगा। बट जैसे ही तुम उसमें रद्दो बदल देखते हो तो मार्क्स आते हैं। तो यहां पे भी अगर कुछ मसला होगा, अगर तुम कंक्लूड करके आए होगे पीछे कि कोई मिस स्टेटमेंट है, तो इस ओपिनियन की हेडिंग को ओपिनियन रहने दूंगा या मॉडिफाइड ओपिनियन लिख दूंगा। मेरी जबान में चलना भी आगे की बात नहीं कर, आगे हल्की फुल्की छेड़खानियां होंगी इसमें, पर मैं सिर्फ कहूंगा कौन सा ओपिनियन, तो हेडिंग भी क्या आएगी। बस आगे जाके इसके अल्फाज थोड़े से क्या होंगे, अलग अलग नौयत के हिसाब से। पर अभी हम हाई लेवल कर रहे हैं, एक बड़ी पिक्चर है, उसके अंदर अलग अलग चीजें खुलती रहेंगी। अभी हम क्या कह रहे हैं, मॉडिफाइड ओपिनियन। अभी क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन। अब मेरी बातों पे फोकस करना, ये सारी चीजें एक समरी में एक पेज पे भी लाके दे दूंगा। सुने, पहला मैंने कहा चलो ओपिनियन की हेडिंग तक तो समझ आ गया, मॉडिफाइड ओपिनियन या ओपिनियन। जब मैं नीचे आऊंगा सिर्फ मॉडिफाइड ओपिनियन की हेडिंग आएगी। जी बेटा अभी तो हेडिंग आई है ना, उसके नीचे लिखने दे नहीं रहे आप, अभी आऊंगा ना वहां पे लिखने तो दो थोड़ा सा। इधर हेडिंग आ गई, मॉडिफाइड या सिर्फ ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन या सिर्फ, क्योंकि ओपिनियन लिख दिया इसका मतलब वो क्या है, अनमॉडिफाइड है, उसमें कुछ छेड़खानी की नीड नहीं है। चलें आगे सुने। मैंने कहा भाई इसके अंदर क्या लिखूं, उसने बोला सबसे पहले बताओ, मेरी बातों को एक एक करके फोकस करना, याद हो जाना चाहिए ये। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी, जो भी कंपनी है, हम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि हमने ऑडिट किया। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जो भी कंपनी, जैसे मैंने PDCL का ऑडिट किया तो क्या लिखूंगा, PDCL।
2025 का किया तो क्या लिखूंगा 2025, तो मैं बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, कितनी चीजें आ रही हैं। वो बोल रहा है ऑडिटर को कि तुम जब अपना ओपिनियन दे रहे हो पहले ये बताओ दे किस पे रहे हो ओपिनियन। ऐसा तो नहीं है कि आपकी रिपोर्ट वो किसी भी चीज पे चिपकाए बोले ऑडिटर ने दी है, नहीं आई बात समझ। आपकी रिपोर्ट किसी भी पन्ने पे चिपका के दे देगा, बोलेगा क्या किसने दी है, तो वो तो आपका नाम यूज करके लोन ले लेगा, लोगों को बेवकूफ बनाएगा। आपने क्या करना है, क्लियरली मेंशन करना है कि ओपिनियन किस चीज पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आ क्या क्या रहा है। वापस से क्या लिखेंगे, हमने ऑडिट किया, वी हैव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पीडीसीएल फॉर द ईयर एंडेड, किस साल का ऑडिट कर रहा हूं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपने क्लैरिटी से बताना है, ये पिक्चर है, यहां तक क्लियर है। जब आपने बता दिया कि ये मेरे एफएस है जिस पे मैंने ओपिनियन दिया है, हम सबसे पहले हेडिंग क्या, ओपिनियन, ये बताओ कि ओपिनियन दे किस पे रहे हो, किस पे दे रहे हैं, फाइनेंशियल्स में आता। जब ये बता दिया अब बताओगे इन आवर ओपिनियन, मेरी बात को फोकस होकर सुनना, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बुक में भी लिखा हुआ है, बुक से मैच करो एग्जैक्ट चीजें और उस पर डिगिंग करते रहना बस। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने ये बता दिया कि हाँ ओपिनियन दे रहा हूं, मैंने ऑडिट किया था, एफएस के किया था, एफएस में ये आ रहा है, अब मैं बताऊंगा मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत। फाइनेंशियल बात आई समझ। वापस से सबसे पहले हेडिंग किसकी, ओपिनियन, सब काम की बात। फिर पहले बताओ ओपिनियन दे फाइनेंशियल्स पे, वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीडीसीएल फॉर द ईयर एंडेड, जिसके अंदर यही आ रहा है। अब बोलूंगा मेरी राय में, मेरे ओपिनियन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से जो ऊपर बयान हुए हुए किए ना, बाउंड्री क्लियर हो गई ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू सच्चा, फेयर सही व्यू दे रहे हैं। किस बिना पे, आईएफआरएस के हिसाब से, क्योंकि बनाए किसके तहत हैं, क्लियर है। कौन सा ओपिनियन, अनमॉडिफाइड, तो यही तो था कि कोई मसला, तभी तो लिख रहे हो ट्रू एंड फेयर व्यू, किसके तहत बनाए, किसके तहत थे, कौन सा फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें ये बता रहा है उसके सारे दावे बिल्कुल सही हैं, पीपी की डेप्रिसिएशन भी सही है, हाँ या नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू भी सही है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी भी सही है, इंपेयरमेंट थी बुक हो गई है, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, सारी चीजें, वही तो याद है रिस्क में सीख के आ रहे हैं, सब चेक करने के बाद बोल रहे हैं इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड इन अकॉर्डेंस विथ, बात समझ आई, उसके सारे दावे सही हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ओपिनियन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, हाई लेवल बात कर रहे हैं अभी, इसमें भी हल्की फुल्की चेंजिंग लाऊंगा आगे। यहां तक बात समझ आ रही है, पक्का ऑनलाइन में जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है, जल्दी से सबके सबसे पूछ रहा हूं मैं, ओके बेहतरीन है। यानी सर नीचे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, हेडिंग मॉडिफाइड की दे रहे हैं, ये किसने कह दिया, संजय, अगर इनमें से कोई कहता तो मैं इनकी कवर खोद देता। मुझे एक बात बताओ, वो कह रही है हम नीचे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, ऊपर हेडिंग मॉडिफाइड की दे रहे हैं। मैंने कब कहा, मैंने आपको क्या कहा, हेडिंग किसकी है, सिर्फ ओपिनियन। मैंने कहा अनमॉडिफाइड नहीं लिखेंगे, अनमॉडिफाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि ओपिनियन लिखना ही अनमॉडिफाइड होता है। संजय बात समझ आ रही है, क्या कर रही हो ये, मुझे पता है लेबर डे है, सही है। संजय प्लीज बताओ, मेरी बहन बात समझ आ रही है, जल्दी से, मैं क्या बड़ा भाई मजाक कर सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्लियर है। नबील कह रहे हैं ये कैमरा ऑफ कर दे मेंबर्स के, तो तू देख क्यों रहा उनको भाई, और 1 मिनट में देखूं कैमरा किसका खुला हुआ है, किसी का भी नहीं खुला हुआ, तू अपनी शक्ल देख रहा होगा। हाँ भाई, तुम्हारे बाबा चले गए, अभी तुम्हारे पास खड़े हुए थे ना, ये नबी वही है ना, इसका माइक खोला था, बोले बाबा खड़े हुए हैं, बाबा भी क्लास देख रहे हैं, बार बार खुल के बंद हो जाती है, फोकस टूट रहा है, बंदा है
हाँ भाई किसी लड़के का कैमरा खुल रहा है जी, तो लाना तो तुम्हारी शक्ल पे, उस पर भी तुम्हारा फोकस टूट रहा है, देख क्यों रहा है उसको? यहां पे इतना हसीन बंदा बैठा हुआ ऑडिट पढ़ा रहा है, तो उसको छोड़ के उसको देख रहा है साइड में, कैसा है वो बंदा भी तो बता। प्यारा है, बोल रहा है प्यारा है। अच्छा ये फॉर्म में जाएगा ना, लोग इससे डरेंगे पता है, नीचे अली भाई से हाथ मिलाता है ना, तो अली भाई के हाथ पे यूं कर देता है, अली भाई घर आ जाते कौन आ गया, हाँ अबे भाई क्या हो गया तेरे को यार। चलें सर, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा देखो ये वापस पुरानी चौरंगी पे चला गया, सुने सर, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ द मॉडल वाज स्विच फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू तो वो वैलिड होता, बताओ भाई। वो बोल रहा है अगर पिछले क्वेश्चन में जो आपने किया, बोल रहा है मैं क्वेश्चन तब्दील कर रहा हूं मेरे आंसर के हिसाब से, क्योंकि उसने लिखा होगा अनमॉडिफाइड, तो उसने बोला अगर मैं क्वेश्चन तब्दील कर दूं और वो होता कॉस्ट से, तो क्या सही है? अगर तो उसमें वैल्यूज भी सही ली हुई हैं, तो कौन सा ओपिनियन? क्लियर है भाई, यही बात की थी हमने भी। चलें बात समझ आ रही है भाई? मयूरी कह रही है सर आपकी बातें घर वाले सुन रहे हैं, तो अच्छा जो वो सामने से कह रहा है वो नहीं सुन रहे, जो रिप्लाई जा रहा है वो सुन रहे हैं, वो टीचर से करे तो सही है, टीचर को बोल रहा है लोग दिख रहे हैं, लौंडे दिख रहे हैं, वो सही जा रहा है, हम कुछ कहते हैं तो गलत है, देख भी वो लौंडो कर रहा है भाई, मतलब यहां पे देखो ना यार। खैर सही है, अगर अंकल आंटी देख भी रहे हैं तो उन्हें प्रणाम, उन्हें सलाम, हम तो बड़े भाई हैं, घर का बड़ा बेटा मजाक कर सकता है ना, खत्म हो गई बात। आप समझे दिस इज लाइक अ फैमिली शो चल रहा है, फैमिली शो है, सही है, ऐसी वैसी कुछ बात कर भी नहीं सकते, सही है। हाँ कौन देख रहा है? अंकल देख रहा है, अच्छा बोला, अच्छा वो बोल रहा है कि भाई तुम अंकल देख रहे हो, तो शौक की बात है उसके। सर बुक में लिखा है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आइए फारस है ना, आप पे एप्लीकेबल क्या है? तो हमने क्या कहा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आप पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें हल्का फुल्का मैंने क्या कहा, रद्दो बदल होगा आगे जाके, पर अभी हम इजी करने के लिए क्या कह रहे हैं? आइए फारस, क्लियर जानी, जल्दी बता दे। बोले सर ये तो सही कह रहे हैं, आपकी क्लास जो है फैमिली शो ही है। चलो भाई अगर तुम मानते हो तो इधर चले भाई। एक बार बाकियों का कैमरा खुल रहा है, लड़के निकल रहे हैं, अबे तो भाई क्यों देख रहा है उनको यार? नबील भाई क्या हो गया, कैसे शौक है यार? चलो खैर एनीवेज, मतलब मैं बताऊं, इसकी जब शादी होगी ना तो ये दुल्हन के साथ बैठा होगा, इसके दोस्त आ रहे होंगे, वो उनको देख रहा होगा, अपनी बेगम को कहेगा देखो कितना प्यारा है, वो बोलेगी उसी को बैठा तू जा। मतलब यार कोई सेंस होता है यार? वो देखो बॉडी कैसे खा रहा है, सच बता रहा हूं आपको भाई। क्यों बता रहा है यार? नहीं है मेरे ऐसा शौक, मैं क्यों देखूं लड़के को यार? मतलब बोल रहा भाई लड़का देख रहा है कैमरे पे, आप भी देखें, मैं क्यों देखूं भाई? अजीब। इधर देख लो भाई प्लीज, इधर देखो फौरन से, जल्दी से आगे। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, पहले बताओ ओपिनियन का मामला समझ आ रहा है? गोली गोली बताना तुम लोगों ने। ओपिनियन के अंदर सबसे पहले हेडिंग आएगी ओपिनियन की, अगर तो वेरी गुड यार, और फिर बताना है आपने वी हैव ऑडिटेड, हमने ऑडिट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किसी कंपनी के जिसका ईयर एंड ये था, ऐसा है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि आपने अगर ईयर एंड ना लिखा, अज्यूम कर रहा हूं, तो ऑडिटर ने अगले साल अपने एफएस चिपका के दे दिए, मसला हो जाएगा ना। तो कितनी क्लैरिटी है कि भाई आपने क्लियर करना है कि मैंने ऑडिट किया था, इन एफएस का किया था, इस कंपनी का किया था। अच्छा अब और एफएस में क्या क्या आता है? खैर फिर आपने ये बता दिया हमारे ओपिनियन में जो ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो दे रहे हैं इन अकॉर्डेंस विथ ओपिनियन का पैरा खत्म। अब इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं तुम्हारे लिए, सुनना वाला अहम है। मैंने कहा मैंने ऑडिट किया था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिस हुई तो गए। मैंने कहा मैंने ऑडिट किया था, XYZ एफएस का किया था, इस साल का किया था, और एफएस में ये आ रहा है, और मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारी गलतियां हैं। क्या कह रहा हूं? तो मैं आपसे पूछता हूं, मैं आप सबसे पूछता हूं,
अब मैं ये लिखूंगा इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट गिव, इन अकॉर्डेंस विथ। वेरी गुड यार, चेंज करना समझ आया? जैसी सिचुएशन वैसे अल्फाज। पर बेटा ये अल्फाज तब निकलेंगे ना जब पहले सोच के आओ कि करना क्या है। बात समझ आई? अच्छा, अब यानी फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में आपने देखा किसी की रिपोर्ट आई हुई, ऊपर लिखा हुआ है मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या लिखा हुआ है? तो नीचे आपको ये दिमाग में फौरन आएगा, वो लिखेगा इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव टू एंड इन अकॉर्डेंस विथ, क्योंकि IFRS जो कहता है यहां पे हुआ हुआ कुछ हो सकता है डेप्रिसिएशन ना बुक हुआ हुआ हो सकता है चीजें एग्जिस्ट, हो सकता है इम्पेयरमेंट बुक करनी है उन्होंने ना की हो। पहले बताओ ये बात समझ आती है? पक्की बात है। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, देखो यार ये भेजे में फिक्स होनी चाहिए, ये बिल्कुल उसका कोर है ऑडिट का। जल्दी बताओ सारे बच्चे, बेहतरीन है, अल्लाह की कसम, सही, बिल्कुल सही। ओके, आगे चलते हैं। कितनी एग्जाम्पल दे चुका हूं? बेस्ट हो गया, बोला थैंक यू जी। 2 हो गई, तीसरी एग्जाम्पल इसी में, रेवेन्यू बुक कर लिया विदाउट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या ये सही कह रहा है? अनगिनत मसले जो रिस्क थे, अगर वो यकीन में बदल गए तो मॉडिफाइड नहीं, तो वो मिस स्टेटमेंट है, तो वो, और अगर वो सही नहीं करेगा तो उसका इंपैक्ट कहां आएगा? रिपोर्ट पे, ओपिनियन पे। तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? मॉडिफाइड। क्लियर है? पक्का? कितनी बातें सिखा दी? ओपिनियन का पहला चल रहा है। अच्छा, पर इसमें हेडिंग क्या थी? तो ओपिनियन क्यों नहीं लिख रहे? मतलब फिर लोग समझेंगे कोई मसला, एक्सपेक्टेशन देख के समझ आएगा कोई मामला है। चलें यहां पे आते हैं, तीसरी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं ऑडिट करने लगा, मैंने बोला, आपको एक वर्ड याद होगा, फिक्स एसेट रजिस्टर, पीपी में था ना, जिसमें एसेट की डिटेल आ रही होती है, कोडिंग होती है, किसके पास है। अच्छा, मैंने एसेट्स देखे, मैंने बोला कि भाई अच्छा ये बता किसके पास है। मैंने बोला भाई पता नहीं किसके पास है, टैगिंग नहीं हुई हुई एसेट्स की, फिक्स एसेट रजिस्टर में चीज़ें ही नहीं है, और एक कंपनी में तो फिक्स एसेट रजिस्टर ही नहीं था। तो क्या आपको सबूत मिल पा रहा है? सबूत नहीं मिल पा रहा? हाँ जी, स्कोप लिमिटेशन हो गई। अच्छा, तो पहले तो सबूत मिल गया था क्योंकि आपको पता था कि गलती है। यहाँ पे कुछ एसेट्स पड़े हुए भी हैं, एसी वेसी लगे हुए भी हैं, पर वो किस वैल्यू पे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है। अच्छा, आप ये नहीं कह सकते पूरा एफपीपी गलत है, उसमें कुछ चीज़ें गलत होगी जिसकी मुझे अभी खबर। बात समझ आ रही है? एक तो मुझे कंफर्म पता होता ना ये मसला है, इम्पेयरमेंट इतने की होनी चाहिए, ये 5 एसेट नहीं होने चाहिए। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मुझे कुछ पता, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड्स ही अवेलेबल नहीं है। क्लाइंट से गायब हो गए, क्लाइंट ने छुपा दिए, वो जानबूझ के नहीं दे रहा, आपको सबूत नहीं मिल रहा। इसको हम क्या कहते थे? स्कोप लिमिटेशन। मेरे स्कोप में ऑडिट करना होता है ना, तो जब मेरे स्कोप में ऑडिट करना होता है तो मैं वो स्कोप पूरा ही नहीं कर पा रहा, तो क्या ये लिमिटेशन है? किसके ऊपर? स्कोप के ऊपर। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? ऑनलाइन में पहले तो यहां तक बात समझ आ रही है? जल्दी से। खिजर कह रहे हैं जीआरएन भी तो देख सकते हैं। भाई जीआरएन तो देख सकते हैं, पर पिछले 15 सालों से कंपनी चल रही है, क्या 15 सालों के जीआरएन देखोगे? हाँ या नहीं? और जो जीआरएन देखो, इसकी बात पे बात निकालते हैं ना अभी, इसलिए मतलब जीआरएन देख लेंगे। चलो 15 साल के जीआरएन देख लिए, फिर उसका डेप्रिसिएशन, फिर उसमें कुछ एसेट बिक गए होंगे, तो क्या 15 सालों का रिकॉर्ड देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? या यू डोंट हैव एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं है। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है। अच्छा, इस केस में ऊपर जो ओपिनियन होगा वो मॉडिफाइड होगा अनमॉडिफाइड? अच्छा, आप मॉडिफाइड क्यों कह रहे हो? क्योंकि एविडेंस। अच्छा, आप बारीक बात देखो कैसे तुम्हारे दिमाग में चिपका के जाऊंगा आज। पहले मैं क्या लिख रहा था? वी हैव ऑडिटेड, पर मैं तो ऑडिट ही नहीं कर पाया। अब मैं लिखूंगा वी वर एंगेज टू ऑडिट। नहीं आ रही बात समझ? देखो यही तो गेम भेजे में फिक्स करनी है। देखो पहले मैं क्या लिख रहा था? वी हैव ऑडिटेड। अब क्या लिखूंगा? तो भाई हम बोले हमें तो एंगेज किया गया था, जो कि हमसे हो ना सका। क्यों नहीं हो सका?
क्योंकि हमें एविडेंस नहीं मिला। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? पक्की बात है? यस, मिस स्टेटमेंट के केस में ऑडिट कंप्लीट हो गया था, मुझे पता था मसले क्या क्या हैं। और अगर अच्छा मैंने ये लिख दिया, प्लीज सुनना, पूरा सेंटेंस बता दे, बोले वी वर एंगेज टू ऑडिट द अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ XYZ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, जिसके अंदर ये चीजें आ रही थी, पर हमने लिखा वी वर एंगेज्ड। ऐसा है? पक्की बात है? रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी ना, शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा ना कि आपने हमें एंगेज किया था, पर क्योंकि मुझे सबूत नहीं मिला इसलिए मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। एक में सुना, लेट मी कंप्लीट। सर आप अपना नंबर दे दें, तो ग्रुप में नंबर है तो सही मेरा। और बोल रहे डाउट्स के लिए, कौन से ऐसे डाउट हैं भाई तुझे? हाँ भाई, विशाल कुमार हैं ये। इतनी बारीकियां याद कैसे रखेंगे? मैंने कहा अभी तुम्हारा भाई है ना, दिमाग में ना फिक्स करा तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर दूंगा ऑडिट में। उठते जागते से यही दिमाग में चल रहा होगा ओपिनियन, ये रिस्क चल रहा है, हर किसी चीज में तुम्हें रिस्क दिखेगा। वो सही करेंगे, अभी मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, थोड़ा सा सबर। सही है? सुनना है। पहले मुझे बता दो जानी, वी हैव ऑडिटेड एंड डज नॉट गिव, क्या लिख रहा है ये नबील? वी हैव ऑडिटेड एंड डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है तो FS AGM में बोलेगा बताओ मसला क्या है, ऑडिट एविडेंस नहीं था। अबे क्या लिख रहा है, ये पागल हो गया है क्या? इधर अच्छा भाई मुझे बताएं। अच्छा देखो, फातिया कह रही हैं कि क्वालिफाइड और मॉडिफाइड एक ही बात। अच्छा मैंने कोई क्वालिफाइड जैसा वर्ड यूज किया या मैं हाई लेवल चल रहा हूं? हाई लेवल। मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड और मॉडिफाइड की भी किस्में हैं। मैं अभी बता के क्यों दिमाग की चटनी करूं? पहले सीख लेते हैं कि मॉडिफाइड में लिखते हल्का फुल्का कैसे हैं, फिर उसी के अंदर वेरिएशन कर दूंगा। इतनी सी बात है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो रिफ्रेशर वाले भी हैं वो इस बात को समझें कि उन्हें कुछ भी नहीं आता, मेरे तर्ज पे चलें, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको एज सच रिवीजन की भी नीड नहीं होगी, एटलीस्ट इन चैप्टर्स की। बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं, मैं इसको समराइज कर दूंगा तुम्हें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आगे की नहीं सोचनी है, अभी जो कह रहा हूँ वैसे करते रहो। सही है? अभी भी तो चीज़ें ग्रिप में आ रही है ना, सोच रहे हो कनेक्ट करो, सोच रहे हो कनेक्ट करो, तो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, आगे का नहीं सोचो। सर यानी वी वर एंगेज का मतलब है हम ऑडिट करने की कोशिश की थी, क्या हुसैन भाई सही कह रहे हैं? वी वर एंगेज का मतलब क्या है? अच्छा मैं ये लिख दूं तो क्या मसला है? वी हैव ऑडिटेड, तो वो बोलेगा अच्छा बताओ भाई क्या नतीजा? नहीं है बात समझ? नहीं, वो क्या बोलेगा? नतीजा बताओ, इन आवर ओपिनियन। लिखेंगे हम ये? फिर भाई लॉजिकल बात कर लेते हैं ना, पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। आ जाओ, इससे पहले वाले केस पे आ जाओ, अभी भूल जाओ कि सबूत नहीं मिल रहा, इससे पहले वाले पे आ जाओ, एक स्टेप पीछे आ जाओ। इससे एक स्टेप पीछे के ऊपर मैंने क्या कहा था? वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस कंपनी के जिसके अंदर ये आ रहा है। फिर मैंने क्या लिखा? इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डज नॉट प्रेजेंट टू एन IFRS के तहत। पक्की बात है? अच्छा अब मैं किस पे आ गया जल्दी बताओ? स्कोप लिमिटेशन। ओपिनियन क्या है ऊपर? ओपिनियन की हेडिंग क्या है? मॉडिफाइड। क्लियर है? अच्छा आप ये कह रहे हैं मॉडिफाइड दो वजह से आ रहा है, या तो सबूत मिला और पता है गलत है, या तो सबूत ही, तो ओपिनियन क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड। यूजर की आगाही के लिए। यूजर कौन है? शेयर होल्डर। आगे सुने। अब मैंने शुरुआत कहां से की? वी हैव ऑडिटेड या मुझे एंगेज किया गया था? अच्छा वी हैव ऑडिटेड का मतलब है आप शुरू से कह रहे हो कि ऑडिट खत्म हो चुका है, जबकि ऑडिट हो ही नहीं सका। तो मैं क्या लिखूंगा? वी वर एंगेज टू ऑडिट XYZ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर यही आ रहा है। यहां तक अलाइंड है? पक्की बात है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, आगे की बात नहीं करनी है, बकवास नहीं करनी है, सिर्फ यहां तक बताओ। क्लियर है? जल्दी से बताओ भाईजान, जल्दी से, मैं कुछ कह रहा हूं सबके सब। ओके अब आगे सुनो। इसके बाद आपने लिखना ये नहीं है इन आवर ओपिनियन, आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ XYZ मामलात जो दरपेश आए थे, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। वी वर अनेबल टू गिव ऑडिट ओपिनियन। वी वर, तो यही तो बताना था उसको। रिपोर्ट में ये तो दे रहा हूं कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ XYZ रीजन जो भी होंगे उस वक्त, तो वो तो बताना पड़ेगा। बताएंगे, कैसे बताएंगे अभी सिखाता हूं। बट ये लिख सकता हूं इन आवर ओपिनियन। इन आवर ओपिनियन का मतलब है कि आप ओपिनियन दे रहे हो।
अबे मैं तो कह रहा हूं मुझे एंगेज किया गया था और एक्स वाई रीजन की वजह से मैं ओपिनियन नहीं दे पा रहा, तो यही बोलोगे ना, एजीएम में बैठा होगा वो बोलेगा भाई बता क्या मसला है, मैं बोलूंगा भाई लिख के तो दे रहा हूं, मैंने कोई ओपिनियन तो नहीं दिया तुझे। बोले क्यों नहीं दिया, अबे मैंने कहा भाई रिपोर्ट में लिख के तो दे रहा हूं ये मसले हैं, एविडेंस ही नहीं है। तो बोल रहा आप ये क्यों नहीं बोल रहे इनहार ओपिनियन, अबे मैंने कहा फिर फजूल बात कर रहा है, इनहार ओपिनियन तो तब बोलूंगा ना जब मैं किसी पे ओपिनियन दे रहा हूं जब मुझे कुछ पता हो। क्या मुझे कुछ पता है या पता ही नहीं चल रहा, तो फिर मेरे अल्फाज भी वैसे ही होंगे ना। चीन समझ आया, पक्की बात है। तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मेरे बच्चों जल्दी से, सारे बच्चों में सबसे एंगेज हूं, मुखातिब हूं, तीनों चीजों में फर्क समझ आ रहा है। चलें अब आखिर में मैं एक ट्विस्टिंग गेम है, जल्दी से मुझे बताना। मैं कह रहा हूं मुझे सबूत नहीं मिल रहा और मैं ये लिख रहा हूं वी हैव ऑडिटेड, क्या लिखूं? वेरी गुड, वी वर एंगेज। अच्छा फिर नीचे आके इन आवर ओपिनियन लिखूं, फिर बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी वी वर अनेबल टू गिव। लॉजिकल बात है, पक्की बात है। जल्दी बताओ जानी, बात समझ आ रही है? जल्दी से, कितने केसेस हो गए? या तो सही है या तो गलत है कि दो, या तो गलत है कि दो, या तो सबूत मिल गया मसला है, या तो सबूत ही। कितने केसेस हो गए? सही का, गलत के दो, दोनों में बता दिया, डिटेल में बताया कहानी के साथ, बट ये स्टिल हाई लेवल है, इसके अंदर इसकी और क्लासिफिकेशंस खुलेंगी। अभी मैं उसमें कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा, पहले सोचना डेवलप कर रहे हैं और फिर उसके अंदर केसेस खोल दूंगा। क्लियर है, पक्की बात है। सर गलत केसेस में से सिवियर कौन सा होगा? मैंने ऐसी कोई बात की? सबसे ज़्यादा खतरनाक इन दोनों में से अगर बता दूं तो वो है जिसमें सबूत नहीं मिल रहा, क्योंकि शेयर होल्डर मैनेजमेंट को क्या करेगा पता है? चीज़ें कहाँ हैं, क्या चला रहे हो, सबके सबको फारिग कर देंगे, यही। तो दोनों में से खतरनाक कौन सा है? अच्छा जिसमें सबूत मिल गया गलती है वो खतरनाक नहीं है, पर एक में सबूत ही नहीं मिल रहा वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, क्योंकि वो भी एनजीओ ऐसे ही बंद हुई थी ना, क्योंकि उसमें भी सबूत नहीं मिल रहा था, तो उसमें रिपोर्ट में ये लिखा होगा ना। अच्छा जल्दी बताओ एनजीओ वाली एग्जांपल में मैंने क्या लिखा होगा? वी वर एंगेज टू ऑडिट XYZ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड, इसके अंदर यही आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ द XYZ मैटर्स वी वर अनेबल टू गिव। हाई लेवल बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना? जी जानी, मैंने मटेरियल की बात की, मटेरियल की बात की, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने मटेरियल की बात की, इम मटेरियल की बात की, मैंने कुछ सिखाया, या मैं कह रहा हूं हाई लेवल? तो मैं जब कह रहा हूं कि हाई लेवल तो मतलब अब इसके अंदर मटेरियल भी आएगा, इम मटेरियल भी आएगा, छोटी सी मिस्टेक होगी उस पर मेरी जात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल्स में 100 रुपए का डेप्रिसिएशन नहीं बुक हुआ हुआ, क्या इस पे रिपोर्ट करा दोगे? इम मटेरियल। कहने का मेरा बच्चा मतलब यह है अभी हम मेरे तर्ज पे चल रहे हैं, आगे जाके मटेरियल इम मटेरियल सब आएगा। अभी आपने कैसे सोचना है कि बहुत बड़ी गलतियां हैं या तो गलती है ही नहीं। दो केसेस करा रहा हूं ना, या तो इतना बड़ा मसला है या तो मसला, बस ये दो केसेस हैं। अभी अगर 10 रुपए की इन्वेंट्री चोरी हो गई है तुम यहां पे रिपोर्ट उड़ा दोगे क्या? हम कहते हैं बार बार मटेरियल मिसट्रीटमेंट, क्या कहते हैं? अबे जब मैंने मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया तो मैं उसकी बात क्यों करूंगा? मैं क्यों कंफ्यूज करूंगा आपको? बाकी जगहों पे मटेरियलिटी पहले दिन पे पढ़ाई जाती है, बच्चे को क्या खाक समझ आएगा? उसको ऑडिट की तमीज नहीं है, उसको पता ही नहीं है शेयर होल्डर कौन होता है, रिपोर्ट कैसे दिखती है, मटेरियलिटी। हम अभी मटेरियलिटी की बात नहीं कर रहे, हम सिंपल क्या कह रहे हैं, या तो गलती है तो इतनी बड़ी है कि रिपोर्ट गई, या तो सबूत नहीं मिल रहा तो इस पैमाने पे नहीं मिल रहा कि रिपोर्ट गई, और या तो सबूत मिल गया तो सब सही है। क्लियर है जानी? सिंपल बात है। मैं कह रहा हूं मेरे तर्ज पे चलना है, आपने अपनी होशियारी नहीं करनी। मैंने 5 बार रिपीट किया, होशियारी नहीं करनी, होशियारी नहीं करनी, मटेरियल मुझे नहीं पता, आगे सिखाऊंगा। क्योंकि देखो अगर एक बच्चा रिफ्रेशर का है ना, तो एक बच्चा रेगुलर का है, वो बोलेगा भाई मेरा क्या जाए इससे, बोलेगा मेरे को मेरे हिसाब से बता। तो मैं आपको भी यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरे हिसाब से। क्लियर है? ओके।
और सर किक वैल्यू वाली बात में एग्जांपल में मॉडिफाइड एंड डू नॉट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, यार कैसी फजूल बातें कर रहा है हुसैन। बोल रहे किक बैक वाली में चोरी हो गई। अबे अगर एक कंपनी में चोरी हुई और वो चोरी रिकॉर्ड हो गई तो क्या एफएस गलत है या एफएस सही है? एफएस सही है ना। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो क्या मैं ये कहूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे? हाँ, अगर चोरी हो गई और उसने फिर भी कैश रिकॉर्ड किया हुआ जबकि एग्जिस्ट, अब मैं बोलूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू, पर वो इस पैमाने की चोरी होगी कि अच्छी खासी है। ध्यान है? तो देखो यही तो बच्चों को नहीं पता होता यार, फेल होते हैं इस पे। दुनिया जहां में बेवकूफाना चीजें पढ़ाई जा रही हैं, फ्रॉड हो गया तो भाई रिपोर्ट गई। अबे क्यों गई? जब उसने रिकॉर्ड कर लिया उसको। भाई आपका मुद्दा क्या है कि मेरे एफएस में नंबर क्या हो? तो अगर मेरे पास 20 अरब की भी चोरी हो गई, 10 अरब की चोरी हो गई और वो चोरी रिकॉर्ड हो गई एफएस में, आपका मसला क्या था कि एफएस के तहत बने हुए, फ्रेमवर्क के तहत बने हुए, तो भाई चोरी हो गई, उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसने बता दिया। अबे जब उसने बता दिया तो मसला क्या है? कुछ भी नहीं है। आप रिपोर्ट में बोल रहे हो कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, शेयर होल्डर तुम्हें बोलेगा खड़ा हो बता क्या मसला है, तो आप क्या बोलोगे? चोरी हुई थी। तो बोलेगा भाई चोरी हुई थी, क्या यहाँ रिकॉर्डेड है? नहीं है। तुम क्या बोलोगे? है। तो वो बोलेगा फिर मुझे एक बात बता दे, इस एफएस में मसला क्या है? चोरी हुई थी। लॉजिक है ना यार। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में फिर यही मसले होते हैं। लोगों की बुकों में लिखा हुआ है फ्रॉड हो गया तो रिपोर्ट गई। अबे भाई फ्रॉड पे रिपोर्ट क्यों जाएगी यार? फ्रॉड पे रिपोर्ट तब जाएगी जब फ्रॉड हो गया उसने रिकॉर्ड ना किया हो। पर तो फर्क समझ आ रहा है कि फ्रॉड हो गया, वो रिकॉर्ड करने से कतरा रहा है, बताने से कतरा रहा है, तो आपके लिए मसला है। अगर फ्रॉड हो गया, उसने रिकॉर्ड कर लिया, तस्लीम कर लिया, दुनिया को बता दिया, तो क्या आप कोई मसला है? नहीं। रिपोर्ट पे उसकी अभी इम्प्लीकेशन नहीं है। तो पहले बता दो। अच्छा सर अगर उसमें रिसीवेबल डेज, सुन भाई अरसान ने फिर दूसरा सवाल पूछ लिया। अच्छा भाई कंट्रोल। अच्छा सर अगर उसमें रिसीवेबल डेज 18 ना होते 30 होते जब जाके डू नॉट प्रेजेंट होता है, क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है यार, कैसी हाई लेवल बात कर रहा है। ये बोल रहा है अगर उसमें रिसीवेबल डेज 18 ना होते 30 होते जब जाके डू नॉट प्रेजेंट होता, कैसी फजूल बात कर रहा है भाई, इसमें गलती कहाँ है? प्रोसीजर करेंगे ना, और प्रोसीजर से पता लगेगा कि बैड डेट एक्सपेंस बुक हुआ है। अबे रिस्क निकाल के रिपोर्ट नहीं देते हैं। रिस्क निकालने के बाद उस पर क्या होता है? प्रोसीजर होते हैं। प्रोसीजर के बाद क्या मिलता है? सबूत मिलता है। सबूत के बाद क्या होती है? ये चसी कह रहा है 18 से 30 दिन हो गए कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। अबे क्यों नहीं दे रहे? पहले क्या होगा इसके ऊपर? प्रोसीजर होंगे, फिर क्या मिलेगा उससे, और फिर एविडेंस के बिना पे तुम कंक्लूड करोगे कि क्या यहाँ पे मॉडिफाइड बनता है या अनमॉडिफाइड बनता है। क्लियर है? पक्का जी। तो दोनों बताएंगे। सही है, देखेंगे ना बड़ा मसला कौन सा है। सही है, तो उस पर बताएंगे। अच्छा सवाल करा दें सर एक, अबे रुक तेरी में रुक जा सर, क्या हम सिर्फ वॉल्यूम 2 नहीं मंगवा सकते अलग से आपकी बुक को, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑडिट की बुक है, प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक चाहिए। तो देखो अगर यूसरा कह रही हैं, एक जवाब है मेरी बहन के लिए कि वो कह रही हैं कि सर अगर हम आपकी वॉल्यूम 2 मंगवा लें, तो मैंने कहा आप वॉल्यूम 1 किसी को डोनेट कर देना। वो कह रही हैं वॉल्यूम 2 मंगवा लें, प्राइस दोनों की एक है, तो आपको अगर मंगवानी है तो वॉल्यूम 2 मंगवाओगी तो उसमें 500 रुपये डाल के 1 भी ले लो, और अगर आपको नहीं चाहिए 1 तो किसी और को दे देना या समोसे वाले को दे देना। जब उससे पकौड़े समोसे लेने जाओ तो उसी को बोलना इसमें से फाड़े, उसके ऊपर रखे और तुम्हें चटनी के साथ दे दे। अब ये कैसा लॉजिकल सवाल है कि भाई मेरी प्राइस की जो बुक की प्राइस है वो ऐसे लिखी हुई है वॉल्यूम 1 की इतनी, वॉल्यूम 2 की इतनी है, कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जिसकी ट्रांजैक्शन प्राइस में एलोकेट नहीं कर सकता क्योंकि अलग से कभी बेची ही IFRS 15 लग जाएगा यहाँ पे। सही है, फिर मैं देखूंगा मार्केट में कोई और तो ऐसी बुक अलग अलग नहीं बेच रहा, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको अलग अलग, ये कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, जाएगी तो मतलब एक ही साथ जाएगी। सही है, हमने आपको अकाउंटिंग से भी लिंक कर दी है यहाँ पे। सही है। अच्छा वो कह रहे हैं सर नमाज पढ़ने जाना है, मेरे को लगता है कि भाई इसको इतना इश्क है अपने कारी साहब से, वो मुझे पता है क्यों होगा, मज़ा भी आता होगा ना इसको पढ़ने में। सर किकबैक थोड़ा याद दिलाएं क्या था इसका?
भाई किकबैक का मतलब है रिश्वत, जानबूझ के कंपनी से पैसे बाहर निकालना महंगी चीज खरीद के। पर यहाँ पे रिपोर्ट में किकबैक का ताल्लुक क्या है? वो तो रिस्क था, हम वो कर करा के ऑडिट करके कहां पहुंच चुके हैं? रिपोर्ट पे। अभी तो अजान नहीं हुई, बिल्कुल ऐसा ही अस्मा पर क्या करें, उसको कारी की याद आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा सर प्लीज खिजर भाई की बात सुन लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। संजीदा कह रही हैं खिजर भाई कहाँ गए? अच्छा भाई सुने, तुम लोग भी जवाब देना है इधर। अच्छा ये डिस्कशन का पर्पस ये होता है कि जितने भी गन खुराबात है दिमाग में सब साफ हो जाएं इधर। सब मतलब अगर ऑडिटर ने कोई मिस स्टेटमेंट देखी, क्या बोला इसने? मिस स्टेटमेंट देखी, मैनेजमेंट ने ऑडिटर के कहने पे, तुम लोग बताओगे, हाँ तुम लोगों ने बताना है, ऑडिटर के कहने पे उसको सही कर दिया, तो कौन सा ओपिनियन? ओपिनियन। अच्छा मॉडिफाइड क्यों नहीं दे रहे? सही कर लिया ना, यही था ना हमारा मकसद, क्या है? सही कराना। और अगर सही नहीं करेगा तो हम रिपोर्ट में बताएंगे ना कि उसमें मसले हैं। डू नॉट गिव टू एन, कब लिखूंगा ये? जब वो सही ना करे। सही है भाई। मिर्जा साद वसीम कह रहे हैं अगर कोई एक स्पेसिफिक एविडेंस ना मिला हो, बाकी सब एविडेंस मिल गया हो तो भी स्कोप लिमिटेशन होगी? या स्कोप लिमिटेशन तो होगी। स्कोप लिमिटेशन तो स्कोप लिमिटेशन होती है चाहे एक चीज पे हो। अब उसका रिपोर्ट पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा वो मटीरियलिटी के केसेस पे देखेंगे। पर अभी हम क्या केसेस देख रहे हैं, शायद तुम लोग सुनते नहीं हो। आई थिंक मैंने आपको क्या कहा, अभी मुझे सबूत नहीं मिल रहा तो कोई इतनी बड़ी चीज का नहीं मिल रहा कि रिपोर्ट गई। अगर गलती मिली है तो इतनी बड़ी गलती मिली है कि रिपोर्ट गई, और अगर सबूत मिला तो कुछ भी मसला नहीं है। कितने केसेस सीखे हैं? 3 में से 2 कौन से हैं? मॉडिफाइड के, और एक अनमॉडिफाइड का। अच्छा भाई, अच्छा सर आप जैसे ऑडिट करते हैं आप तो मॉडिफाइड ओपिनियन देते ही नहीं होंगे, उल्टा कह दिया। मेरे केसेस के ऑडिट के अंदर तो मॉडिफाइड ओपिनियन ज्यादा बनना चाहिए। बोला सर आप जैसे ऑडिट करते हैं, तुम क्लाइंट से पूछ लो। अभी जब मैं ओमान जा रहा था तो क्लाइंट ने पार्टनर को बोला था यार आपका अच्छा रिसोर्स है, आप इसको जाने नहीं दें, इसको प्रमोट कर दें। तो पार्टनर मुझे कह रहा है, उसको कह रहा है कि इसको तो मैं बोल रहा हूँ रुक जाए, ये सारा ब्लैकमेल करता है 2 महीने बाद आके कि मैं जा रहा हूँ, फिर पैसे बढ़ा लेता है, फिर जा रहा हूँ, फिर पैसे बढ़ा लेता है। मैंने कहा भाई वैल्यू है तो पैसे बढ़ाऊंगा, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा। तो खैर अब क्लाइंट मुझे क्या बोलता है, गलती कर ली तुझे रुकवा के, क्योंकि एफएस तो उसी के ढूके जा रहे हैं ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है मुझ जैसे ऑडिटर का तो ज्यादा खतरनाक है होना, उसमें मॉडिफाइड के चांसेस, पर क्योंकि वो मजबूर होता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। तो हम किस पे आ जाते हैं? अनमॉडिफाइड पे। जबकि चीजें ज्यादा इंक्लाइन किसकी तरफ होती हैं? मॉडिफाइड की तरफ। क्लियर है? नहीं है वो कुछ और नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है फोन पे इधर। अच्छा भाई अगर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से पता चल जाए, यार ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर मैंने कुछ बताया था कुछ, या हम कह रहे हैं बस हमें सबूत नहीं मिल रहा, तो चाहे सिंपल तरीके से ना मिले या किसी और तरीके से ना मिले, मतलब हमें सबूत नहीं मिला। क्लियर है? चलें अच्छा आप जानिए इधर वापस से आगे चलते हैं। प्लीज यहाँ पे बने रहना है, प्लीज यहाँ पे प्लीज फोकस इधर। मैंने कहा सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, मैंने कहा जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई की, आपने प्रोसीजर किए, प्रोसीजर के बाद एविडेंस मिला, एविडेंस में आपको कुछ चीजें पता लगी। या तो एविडेंस ढूंढने गए, अब तुम लोग मुझे बताओगे, एविडेंस ढूंढने गए आपको मसला मिल गया, बिग पिक्चर मसला, तो क्या वी हैव ऑडिटेड लिखेंगे? लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड। अबे ऑनलाइन वालों बताओ हाँ या नहीं जल्दी से, लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड? यस लिखेंगे, सही बोल रहे हैं, ये तुम भी सही बोल रहे हो। अच्छा ये लिखेंगे इन आवर ओपिनियन, और ये लिखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बस ये बात चेंज हो गई। अच्छा मैंने सबूत इकट्ठे किए, मुझे सब सही मिला, वी हैव ऑडिटेड लिखूंगा? इस साल किया था, ये एफएस किए थे, इन आवर ओपिनियन लिखूंगा, गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, पक्का? ओके आखिरी चीज, मुझे सबूत ही नहीं मिल रहा बड़े पैमाने पे, वी वर एंगेज। अच्छा ये लिखूंगा कि मुझे एंगेज किया गया था इस साल के लिए, अच्छा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, पक्का? और इन आवर ओपिनियन लिखूंगा बिकॉज ऑफ एक्स वाई रीजन हम ओपिनियन नहीं दे सकते। यहां तक क्लियर है? पक्का? इस पे चेक लगा दें कि ये होगी चोरंगी डन।
आपके सामने, ये देखो इन आर ओपिनियन एफएस प्रेजेंट, और फिर दूसरा क्या था मॉडिफाइड ओपिनियन, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अच्छा एक बार आपको रीड करा देता हूँ, ये मैं रिपोर्ट का एक फॉर्मेट लाया हूँ आपके लिए। सबसे पहले क्या आ रहा है, फिर क्या है एड्रेसी, सबसे पहली चीज क्या है ओपिनियन, उसके बाद क्या है। अच्छा इसको रीड कर लेते हैं। वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी विच कंप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सब आ रहा है इसके अंदर, इंक्लूडिंग नोट्स भी आ रहे हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आ रही हैं। ये सब हो गया, ये फाइल कह रहे हैं ये लिखवा दें, तो ये क्या है बुक में क्या दिया हुआ है, मतलब बुक में है ये जानी, बुक में आगे पूरा फॉर्मेट दिया है तुम्हें, सब है यार। तुम्हें मैंने क्या बोला है, सारी मेहनत कर चुका हूँ, खाली तुम सुनो प्रैक्टिस करो जाओ, इतनी सी बात है। चेक भी कर रहा है भंगी, अबे है मैं कह रहा हूँ है, सही है। इधर सुनो, इधर जल्दी है, एक एक केस है, सब है जानी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ सब है, तू बेफिक्र रहे, तू खाली मेरी बातों को सुन और उसको अप्लाई कर, सही है। तुम्हें जब रिकॉल करना होगा ना तो तुम सारी चीज़ें यूँ एक एक गो में रिकॉल करोगे, तभी तो तुम्हें देखो माइंड मैप बना के दिए मैं सारे, और उसके ऊपर कहानियाँ हैं ये सारी। चलें तो सुनते हैं, देखो फिर दूसरा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, इन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट या गिव टू इन द फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड इन अकॉर्डेंस विथ। मैंने भी यही बातें बताई थी, इससे आगे पीछे कुछ है या ये स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड का फॉर्मेट है ये। अच्छा तो ओपिनियन क्यों लिखा हुआ है ऊपर, क्योंकि कोई मसला, पक्की बात है, पक्का। चलें जी ये बात समझ आ गई कि ओपिनियन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ओपिनियन क्या है, यानी पूरी दुनिया में चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो कहीं भी हो, एक बंदा रिपोर्ट उठाएगा ओपिनियन लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, कोई मसला, क्लीन है, ध्यान है। अच्छा जब ये अब्दुल्ला माजिद कह रहे हैं 5:30 हो गए मर जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर भाई यार मुझे अब्बू को नहीं बताओ ना कब ख़त्म करनी है, बाप को पता होता है कब रुकना है, सही है। इधर सुन लो, इधर जल्दी से, ये गलत बात, देखो मेरी इस बात पे सबसे ज़्यादा हटती है यार, मतलब मैं इतनी दिलो जहाँ से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम अपने बाप को कह रहे हो कि 5:30 बज गए, गलत बात है ना यार। ये तो अपने बाप को भी लात मार के उठाता होगा सुबह को, वो ऑफिस का टाइम हो गया है, फिर 6 बजे बाप को कॉल करता होगा वापस घर पे, 6 बजे अम्मी बुला रही हैं, ये कैसी यार मतलब यार बदतमीजी है। इधर सर कंटिन्यू, अभी तो मज़ा आता, बिल्कुल ऐसा ही। देखो यार मैं लिटरली देखो, मैं जितना फ्रैंक हूँ एज अ बड़ा भाई तुम्हें पढ़ाता हूँ उस्ताद की तरह, ये लाइन कभी मुझसे नहीं क्रॉस करना कि 5:30 हो गए, फिर इसके बाद कहाँ जाऊँगा ये बताऊँगा तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे, सही है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, रियली मीन इट। मैं अपने पैशन को लेके बहुत पागल हूँ, मुझे आज के बाद ये नहीं सिखाना कि टाइम हो गया है, अब सॉरी भी कह रहा है, तो तुमने हरकत ही क्यों की ऐसी हीरो बनने वाली, कि हाँ भाई सब हाँ रिएक्ट करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। इधर चलो जल्दी से, मतलब ये पढ़ा रहा हूँ, मोमेंटम है ना यार, दिल से पढ़ा रहा हूँ मैं, इतनी चीज़ें तुम्हारे, तुम मुझे बताओ 1 मिनट चुप हुआ हूँ मैं, लगा पा रहा हूँ सुबह से यार, तैयारी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें इंगेज करके पढ़ाना है, वरना इतना ड्राई सब्जेक्ट है ये, मैं इसमें स्टोरीज डाल के जान डालता हूँ कि रियल लाइफ तुम्हें बता सकूँ, तुम अपने में लगे हुए हो। इधर प्लीज़ फोकस करो, इधर जल्दी 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 फोकस इधर। अच्छा भाई पहले बताओ ओपिनियन का मामला क्लियर है, जब ओपिनियन हो गया ना फिर भी खाली एक बात करके ख़त्म करता हूँ क्योंकि 5:30 हो गए। इधर सुनो, खैर अच्छा भाई जल्दी से सुने, अब हमने ये कहा कि जब ओपिनियन बता दिया तो फिर उसके बाद फ़ौरन से ये बताओ उस ओपिनियन के बेसिस क्या हैं। सुने, जब आपने ऊपर क्या बता दिया, फिर बताओ उस ओपिनियन के बेसिस क्या हैं। मैं आपको हाई लेवल बता देता हूँ, हाई लेवल फिर से ओपिनियन, और फिर क्या है बुनियाद क्या है, किस बिना पे आपने वो ओपिनियन दिया है। आप बोलोगे मैंने ऑडिट किया था आइजाज के तहत, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन, और दूसरा बेसिस बता रहा हूं मैं इंडिपेंडेंट था एज पर कोड ऑफ एथिक्स, जो भी सीखेंगे आगे। और तीसरा मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये ओपिनियन जो दिया है ना वो इस बिना पे दिया है कि मुझे क्या मिला था सबूत। ये तीनों बातों के अलावा कुछ भी नहीं है बेसिस फॉर ओपिनियन में। किसमें? अच्छा मैं आपको बोलूं ऊपर दिया है क्या ओपिनियन, नीचे क्या है? अच्छा वो जो ओपिनियन दिया है कोई बेसिस होंगी ना उसकी। अच्छा तुमने वो कैसे फॉर्म किया भाई? तुमने ऑडिट किया, किसके तहत? ये लिखो, सिंपल याद करवा रहा हूं यार, वरना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ये रिपोर्ट याद करके।
अगर तुमने समझा हुआ नहीं है उसको। खैर, ऊपर ओपिनियन है, नीचे तुमने क्या बता दिया, इस बुनियाद पे दे रहा हूं। बुनियाद क्या थी? ऑडिट करना। किसके तहत? पर क्या ऐसी ऑडिट किया? इंडिपेंडेंट थे। और तुम्हें क्या मिला ऑडिट करके? तो लिखो ना, वी बिलीव कि हमने सफिशिएंट एविडेंस ले लिया, एक सही एविडेंस ले लिया जो कि मुझे ये इख्तियार देता है कि मैं ऊपर ओपिनियन दे दूं या ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूं। नहीं है ये बात समझ? क्लियर है? ऊपर मतलब नीचे ये लिखूंगा मैं, वी बिलीव दैट हमने इतना एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि मैं ऊपर ओपिनियन दे दूं या, यानी ये अल्फाज चेंज हो जाएंगे। ये अल्फाज क्या होंगे? अभी हम सिर्फ ओपिनियन की बात कर रहे हैं। सफिशिएंट, अच्छा SAE लिखा हुआ है ना यहाँ पे, SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट यानी पूरी क्वांटिटी जितना चाहिए, एप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी, फोटो कॉपी ना हो, ओरिजिनल को भी हाई लेवल पे बात कर रहे हैं। इसमें आगे पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। सफिशिएंट का मतलब क्या है? क्वांटिटी। अच्छा, क्लाइंट आपको कह रहा है एक इनवॉइस देख ले, जा भाग यहां से, काफी है या नॉट सफिशिएंट? अच्छा, वो आपको कॉपी दे रहा है, ओरिजिनल नहीं दिखा रहा, एप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर है? सफिशिएंट भी होना चाहिए, ये हम देखेंगे आगे। क्लियर है? अभी आएंगे ना, तीनों पे आते हैं ना, अभी सुनते हैं। पहले बताओ, दोनों बातें क्लियर हैं जल्दी से? अच्छा सर, अगर स्कोप लिमिटेशन होगी तो हेडिंग में मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों लिखेंगे? तो आपका ओपिनियन है या उसमें कुछ छेड़खानी है? तो ऊपर लिखेंगे ना मॉडिफाइड ओपिनियन। इसका एक अलग नाम आएगा, मैंने क्या कहा आपको, कब सिखाऊंगा? बाद में। पर वो उसकी सब क्लासेस हैं, पर उसकी मेन हेडिंग क्या है? मॉडिफाइड। यानी मैं ये कहूं आपको मॉडिफाइड की दो किस्में होंगी आगे जाके, बट मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, सिंपल सी बात कह रहा हूं। मॉडिफाइड की किस्में हैं आगे, पर मैं इसको अभी एक बेटर अम्ब्रेला में रख रहा हूं। वो क्या है? मॉडिफाइड। बस इतना आपने रखना है। अच्छा भाई, सर ये बेसिस आप अभी अनमॉडिफाइड की बता रहे थे। यस, अभी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं इधर कह रहा हूं आपको, इधर देखो, इधर प्लीज। मैंने कहा ऊपर ओपिनियन हो गया, हाँ या ना में जवाब दो। ओपिनियन समझ आता है? क्लोज करें उसको, ओपिनियन को, हाँ या ना भाई, आगे चलते हैं। ओके, फिर वो बोल रहा है वो जो ओपिनियन दिया है ना, उसके बेसिस बताओ किस बिना पे दिया है? ऑडिट किया था, आयजा के तहत किया था, इंडिपेंडेंट थे और सबूत मिला था। ये सारी बातें बतानी है, पर ये सारी बातें मैं बता रहा हूं जब मैं ओपिनियन ऊपर दे रहा हूं अनमॉडिफाइड। ऊपर ओपिनियन क्या दे रहा हूं? आओ देखो यहां पे रीड करते हैं, इधर आ जाओ। वी कंडक्टेड अ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ। अच्छा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियां एक पैराग्राफ में बताएं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैरा में, वो भी आगे सीखते हैं। फिर क्या कह रहा है? वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एथिक्स स्टैंडर्ड्स, बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट, यानी कह रहा है कोड ऑफ एथिक्स जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए होता है। आगे क्या लिखा हुआ है? टुगेदर विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इज रेलेवेंट टू आवर ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी पाकिस्तान में जो लग रही होंगी, इसमें लिखा हुआ है ना ज्यूरिसडिक्शन। आगे फिर आगे क्या कह रहा है? हम समझते हैं कि हमने अपनी एथिकल जिम्मेदारियों को पूरा किया जो कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। और आखिरी लाइन पर क्या लिखी हुई है? वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड टू प्रोवाइड। मैंने ऊपर जो ओपिनियन दिया है ना, उसकी बुनियाद यही है कि मैंने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर लिया है। पहले बताया मेरी बच्चों, बात समझ आ रही है ये? अच्छा, क्या ये स्टैंडर्ड वर्डिंग है? यस। आप इसको चेंज तब करोगे जब हालात वाकयात चेंज होंगे। अब मैं तुम्हें एक लॉजिकल बात पूछूंगा, तुमने बता दिया तो गेम यहीं खत्म हो जाएगी। प्लीज सुनना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात है इधर। अच्छा भाई, अब तुम लोगों से मैं पूछूंगा, प्लीज, या याद नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग में फिक्स हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप मेरे तरफ पे चलें, आपका सब हो जाएगा। अगर ईशान नंद किशन अवस्थी बने, तारे घूम रहे दिमाग में, ये चल रही है चुरियां, नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वो कर लो ना, खत्म हो गई बात, ये खुद याद हो जाएगा। ऊपर के पैरा में याद हो गई चीज इतनी कि गलती मिल जाएगी, है ना? मैं भी ये सिखा रहा हूं, 2 बार स्किम करोगे, भेजे में फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन है, वेदर द फ्रेमवर्क इज जनरल स्पेशल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आई मीन सेम। रिपोर्ट है, अभी तक क्या है? सेम है। अभी मैंने कैटेगोरिकली बताया था मेरे बच्चों कि हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं या रिपोर्ट सीख रहे हैं, वो कौन से पर्पस की है? जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आपके कोर्स का हिस्सा
नहीं है तो ना उसकी रिपोर्ट आएगी, पर आपको पता होना चाहिए, जरूरी है। क्लियर है भाई? आज के बाद तो इस पर सवाल नहीं आएगा, उस दिन भी बताया था मैंने आपको, क्या कहा था, आगे हम जितनी भी चीजें करेंगे वो कौन से फ्रेमवर्क पे होंगी, जनरल पर्पस पे होंगी। कैटेगोरिकली कहा था मैंने कि आगे आपने यही अज्यूम करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, जनरल पर्पस पे कर रहे हैं। चलो अब इधर फोकस से, अभी इधर चीज से नहीं हटना। अब अज्यूम करो ऊपर मैंने सबूत हासिल किया बट मुझे गलती मिली बड़े पैमाने की, सही है? ओपिनियन की हेडिंग क्या हो जाएगी? पक्का? देख लो, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगी, यही चीज होगी ऊपर ओपिनियन मॉडिफाइड। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे बताते हो। मैंने अल्लाह की कसम तुम्हें एक इसका फॉर्मेट भी है कि मॉडिफाइड ओपिनियन में रिपोर्ट कैसे लिखी जाएगी, मैंने तुम्हें फॉर्मेट दिखाया वो अभी, पर मैं ये मानता हूं कि तुम अभी मुझे खुद गलतियां निकाल के दिखाओगे इसमें। आ जाओ, मेरे अल्फाजों पे फोकस करना। मैं कह रहा हूं कि अब आपने गलती निकाल ली है और बड़े पैमाने की गलती है, तो ऊपर हेडिंग क्या हो जाएगी? अच्छा मैं एक एक करके रीड कर रहा हूं अभी। वी हैव ऑडिटेड लिखेंगे, जाएगा सलंग? पक्का? यहां तक भी सेम होगा? हाँ पक्का? अच्छा इन आर ओपिनियन आएगा? अच्छा इन आर ओपिनियन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट, वेरी गुड यार, सिर्फ डू नॉट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। पहले बताओ गेम समझ आई? ये तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, छेड़े खानी करना, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, बाकी सारी चीजें वही हैं यार, अपने हिसाब से उसको क्या करना है, डू नॉट प्रेजेंट। क्लियर है? इसमें एक और रद्दो बदल करूं, मजा आ जाएगा। सुनते हैं, यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, ये लिखा हुआ भी होगा बुक में भी, मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूं। बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर, क्या लिख रहा हूं? अब लिखने का तरीका देखो, इन आर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन द क्लीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट, यानी जो ओपिनियन को मॉडिफाई करने की वजह है वो कहां जाके देखो, बेसिस में देखो। तो इससे पहले वाले में क्यों नहीं लिखा था? उसमें तो सब सही था, यानी उसमें क्या था, ऑडिट किया, इंडिपेंडेंट थे, सबूत मिल गया, कहानी। बट अब लिखने का तरीका देखो कैसे तब्दील हुआ, सिर्फ एक चीज ऐड कर दी मैंने, इन आर ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, अल्लाह की कसम ओपिनियन दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ द, इतना सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन, उसी बुना पे दे रहा हूं ना यार, अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट, जुमला जुड़ गया। और फिर गलती अगर थी, जैसे अभी एग्जाम्पल देता हूं, गलती अगर थी एग्जाम्पल के तौर पे कि उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू से कॉस्ट पे ले आया, एज इट इज बात जाके चिपका दोगे? कहाँ लिखी हुई थी सवाल में? अबे तभी तो सिखाया पहले, लिखने का बेसिस फॉर ओपिनियन आएगा? नहीं, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, बेसिस फॉर, गेम समझ आ रही है? ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन, नीचे क्लियर है? अच्छा बेसिस फॉर, अब मेरी बात सुननी है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में कितनी रंगो नस्ल की गलतियां होती हैं, किसी का बात तुम्हें बता सकता है, या सिचुएशन पे डिपेंड करेगा? वो सिचुएशन बता देनी है कि क्या मसला था और उसका इंपैक्ट क्या था, क्या मसला था और उसका इंपैक्ट, और फिर बताओगे। अच्छा ये लिखेंगे वी कंडक्टेड ऑडिट, हाँ ये लिखेंगे, क्यों लिख रहे हैं? तो किया था। अच्छा मैं इंडिपेंडेंट था, हाँ या नहीं? अच्छा वेरी गुड यार, बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम लाइन पे जा रहे हो। ये बताओ, ये लिखेंगे वी बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड, लिखेंगे इज सफिशिएंट एंड टू प्रोवाइड, वेरी गुड यार,
एक चैप्टर है उसका आधा हिस्सा तो कर लिया तुम लोगों ने समझ के। गेम समझ आई? रट्टा लगाएं या समझ लें? क्लियर है? स्टैंडर्ड वर्डिंग को हालात वाक़यात के हिसाब से चेंज करना है। अभी कुछ याद नहीं करना, सिर्फ मैंने बेसिक्स बताई हैं, आगे पूरा चैप्टर है। सोचने का सलीका आ गया? चलो मेरी खुशी में आखिर में बता दो, अगर मैंने कोई गलती पकड़ी है, बड़े पैमाने की मिसस्टेटमेंट है, तो हेडिंग अपनी होशियारी नहीं करनी है, पहले मेरी बातों का जवाब देना, सारी बातें साइड में रखो भी अपनी, जल्दी सुनो। पहले अच्छा मॉडिफाइड ओपिनियन, मेरी बात सुननी है। मैं ये लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XYZ लिमिटेड, ये आता है, नोट्स भी आते हैं। अच्छा फिर ये लिखूंगा इन आवर ओपिनियन बिकॉज ऑफ द, एक वर्ड जो दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद IFRS। कहानी खत्म हो गई। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में, वेरी गुड। तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में सबसे पहले ये बताओगे कि मसला क्या है। इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट पे नहीं हो सकती, नहीं, ये आखिर में, ये नीचे। पहले मेन मुद्दा बताओगे और फिर बताओगे कि वी कंडक्टेड ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, पहले मुद्दा बताओगे फिर ये पैराग्राफ चिपका दोगे, आखिर में सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, वी बिलीव, हमने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया ताकि मैं कौन सा ओपिनियन दे सकूं। सही बात है ना, ऊपर इतनी कहानी बता के भी बोलोगे ओपिनियन, तो वो बोलेगा भाई तो फिर नीचे कुछ लिख रहा है ऊपर कुछ बता रहा है। जी जानी, इंपैक्ट भी इधर बताना है बेसिस फॉर ओपिनियन में। जब आप बताओगे ना मसला क्या था, वहां पे सारे इंपैक्ट। बट मैं अगेन तुम सबसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या मैंने आपको इंपैक्ट लिखना सिखाया या मैंने हाई लेवल सोचना सिखाया है? पूरा चैप्टर है जानी इसके ऊपर, पर आई बिलीव आपको ये 2 पैराग्राफ में क्लैरिटी है कि ओपिनियन का मतलब क्या होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन का मतलब क्या होता है। पूरे चैप्टर में आगे जानी, अभी सिर्फ हमने हाई लेवल बात की है, और हाई लेवल में भी अच्छी खासी डिटेलिंग, ये तुम इनको बता सकते हो। पिछले वाले उस वाले के मुकाबले में फ़र्क है ना, बस ये वाली बात है। चलें, क्योंकि मैंने वादा किया था कि हम इस तर्ज को चेंज कर देंगे। चलें ओके, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। आज का होमवर्क आपको मिल जाएगा, करके आना, कल देखते हैं क्या किया तुमने। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ बिल्कुल, PDF दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, PDF दे रहा हूँ, PDF